अपन को प्लांट ग्रोथ की बात करनी है, तो हेडिंग यहां पे डाल देंगे प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना। अब एक बार यहां पर अगर अपन देखो प्लांट ग्रोथ, प्लांट छोड़ दो, सिर्फ ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब वृद्धि, ये तो उसका अनुवादन हुआ, बढ़ना, उसके बायोमास में बढ़ना समय के साथ। ओहो हो, क्या बेहतरीन परिभाषाएं आ रही हैं आज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, चलो ठीक, हाँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास अगर ग्रोथ है तो मैं लकड़ी को पानी में डालूं, फूल जाती है, वो ग्रोथ है। पहला टर्म आया मेरे पास इरिवर्सिबल, सही नहीं होती वापस, मतलब वो गलत हुई, वापस सही नहीं हुई मतलब गलत हुई। एनिमल्स में है, अच्छा, प्लांट्स में वापस सही हो जाती है। आज 21 नवंबर सोमवार 8:33 पे आप क्या क्या बोल रहे हो? 34 हो गए क्या? अब पर बोला 33 मिनट पे था। देखो मतलब ग्रोथ का सिंपल सा वैसे मतलब होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन की साइज या नंबर या वॉल्यूम में अगर इंक्रीज होता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। साइज, नंबर, वॉल्यूम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। लेकिन जब अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं 11th का, तो उसमें यह कहते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और उसमें यह दे रखा है कि अगर आप एक लकड़ी को पानी में डालते हो तो उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसकी भी साइज बढ़ जाती है, लेकिन उस ग्रोथ में और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है उसमें क्या फर्क है? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है और जो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग सब्सटेंस की ग्रोथ है उसमें क्या फर्क है? ठीक है, मतलब उसको डायरेक्शन नहीं कहते, हम रिवर्सिबिलिटी कह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, बट ऐसा बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं जो इरिवर्सिबल इंक्रीज दर्शाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस की ग्रोथ को कैसे डिफर या कैसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इंटरनल एक्सटर्नल क्या लेने देना यार, इंटरनल एक्सटर्नल का क्या मतलब? नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल कोई पैरामीटर नहीं। ग्रोथ का मतलब सिर्फ नंबर इंक्रीज होना है क्या? नहीं ना, साइज या वॉल्यूम। तो मेरे पास एक मैंने प्लांट लिया या एक एनिमल सेल लिया, उसकी साइज बढ़ रही है, वो भी ग्रोथ है। लकड़ी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ है। अब लकड़ी का वॉल्यूम बढ़ रहा है या अपने सेल की साइज बढ़ रही है, इन दोनों ग्रोथ को डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में ये अलग है, डेवलपमेंट तो अलग ही टर्म हो गया ना। मेटाबॉलिज्म नाम सुना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी ग्रोथ होगी तो ग्रोथ का कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। कोई चीज टूट रही होगी, कोई चीज बन रही होगी, प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा, कुछ भी। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल परमानेंट होती है और इट इज एकम्पनीड बाय मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस की जब ग्रोथ, उसकी साइज बढ़ रही है या उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसमें क्या नहीं देखा जाता? मेटाबॉलिज्म नहीं देखा जाता। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस की ग्रोथ में फर्क ही क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इज कपल्ड विथ मेटाबॉलिज्म, और ऐसा कोई मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आता। तो अब आसान क्या है, जब अपन ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो अपन ने कह दिया कि वो ग्रोथ क्या होगी? परमानेंट होगी, इरिवर्सिबल होगी, वो साइज में, वॉल्यूम में या नंबर में इंक्रीज अगर होगा। और प्लांट ग्रोथ हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो, इट इज ऑलवेज एकम्पनीड बाय
मेटाबॉलिज्म। अब एनसीईआरटी में दे रखा है प्लांट ग्रोथ के कुछ फीचर्स दे रखे हैं, और एनसीईआरटी ने कहा है कि प्लांट ग्रोथ जो है इट इज यूजुअली इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब जैसे इंसान तो या एनिमल्स हैं वो तो एक बार ग्रो करने लगते हैं फिर रुक जाते हैं। प्लांट की ग्रोथ पूरे जीवन भर चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है। इसको आप ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हो। क्यों? ऐसा क्यों है कि प्लांट की ग्रोथ जीवन भर चलती रहती है? लंबाई तो जीवन भर नहीं चलती, लंबाई तो एक सीमा के बाद रुक जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है भाई। प्लांट लंबा होता है उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, चौड़ा होता है डायमीटर बढ़ता है सेकेंडरी ग्रोथ। और प्लांट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का कारण ही क्या है? अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले मेरिस्टेम्स। एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं जिसमें एपिकल या इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आते हैं वो प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, मतलब किस में कंट्रीब्यूट करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ में। लैटरल मेरिस्टेम्स या सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं, किस में कंट्रीब्यूट करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में अगर ये सवाल आता है नीट में तो वो स्टेटमेंट पर ही आ सकता है, ठीक है ना। देखो अब आप लोग इतने स्मार्ट हो जाने चाहिए हो कि आप है ना ऐसे एक्सपेक्ट कर सको या ऐसे प्रीएम्प्ट कर सको कि अगर कोई सवाल किसी चैप्टर से आ रहा है तो वो क्या बन सकता है, ठीक है ना। अब आपको इतना स्मार्ट, अब ऑलमोस्ट लाइक नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर में आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा अपना हाफ इनिंग्स तो हो चुकी है। तो अब आपको इतना स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा कि यार प्लांट फिजियोलॉजी है, कितने चैप्टर्स हैं? 5। अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री फॉलो किया हो नीट का तो ऑन एन एवरेज कितने सवाल आते हैं? 8। एवरेज 8 है, हाँ 6 से लेकर 10 की रेंज होती है। 10 से ज्यादा कभी भी प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं आए। इसके एक दो कारण हैं। अब तो उन्होंने वैसे भी बॉटनी जूलॉजी में डिफाइन कर दिया सिस्टम। इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी से ज्यादा सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि इकोलॉजी बॉटनी में भी आती है और जूलॉजी में भी आती है। तो इकोलॉजी के चैप्टर्स 4 हैं लेकिन सवाल आप देखना एवरेज 10 या 12 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो इकोलॉजी बॉटनी में भी बढ़ती है, जूलॉजी में भी बढ़ती है। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी में भी बढ़ती है, जूलॉजी में भी बनती है, इसलिए इस यूनिट से सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी है, कितने चैप्टर्स हैं? 7 और 2 12th वाले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 9 चैप्टर्स हैं। 18 तो मिनिमम आते ही आते हैं, 18 से 22 सवाल आपके पास ये हैं। तो ये तो पहला पैरामीटर है कि अपन को ये पता चल रहा है कि हाँ यार हर चैप्टर से नीट सवाल बनाता ही बनाता है। एवरेज विंडो 2 की रहती है, 2 या 3, और कुछ चैप्टर्स जो बॉटनी जूलॉजी में दोनों आते हैं उसके वेटेज ज्यादा रहेगी। इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक हो गया। तो ये तो पहला एजम्पशन आपने खेला कि यार हाँ हमको ये मालूम चल गया कि ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से कितने सवाल बनने हैं। अब दूसरा है कि कौन से बनने हैं। आप सोचो, क्योंकि अब आपको इतना तो स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा कि यार मेरे को पहले से पता हो कि इस चैप्टर से ये तरह के सवाल आएंगे। आज जेनेटिक्स है, अगर नीट को 3 सवाल बनाने हैं जेनेटिक्स से, ठीक है, मैं रैंडम एक सैंपल साइज आप बना लो, मेरे को जेनेटिक्स के 3 सवाल बनाने हैं, एक तो क्या ही बनाऊंगा? जेनेटिक्स, मैं मॉलिक्यूलर की बेसिस की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं। हाँ मतलब आपको पता है एक सवाल तो डिसऑर्डर पे आना ही है, और डिसऑर्डर के भी 2 फंक्शन है, या तो कारण पूछ लेगा, एंजाइम की डेफिशिएंसी पूछ लेगा, ऑटोसोम पूछेगा, सेक्स लिंक पूछेगा, या न्यूमेरिकल पूछ लेगा। और 2000 से ले लो, मैं तो 20 लास्ट के 2000 भी छोड़ो, 2005 से लो, लास्ट के 15 साल बहुत होते हैं। 2005 से 2022 का पेपर देखना आप कोई भी नीट का, उसमें जेनेटिक्स में हर सवाल एक डिजीज पर है ही। तो आपको पता है डिजीज पे सवाल आएगा, या तो पूछ लेगा ऑटोसोमल है, या पूछ लेगा सेक्स लिंक्ड है, या पूछ लेगा रिसेसिव है, या पूछ लेगा डोमिनेंट है, या उस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। आएगा ही आएगा एक। दूसरा उसको मेंडलिज्म पे देना ही देना पड़ेगा। हिस्ट्री ईयर पूछ सकता है, लॉज है, लॉज में सवाल पूछ सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बना सकता है। और तीसरा पेडिग्री और सिंड्रोम से मिलाकर वो एक सवाल बना सकता है। वो मेंडलिज्म में आ गया ना एक्सेप्शन, फिर वो इनकम वो मेंडल एरा मैंने ले लिया। तो आप समझ रहे हो, मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जेनेटिक्स के अगर 3 सवाल बनने हैं तो यही मुझे पता है। तो जब आप किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वही फ्लो चार्ट बनाना है। हम एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी चैप्टर, अब लास्ट टाइम है ना जब रिवाइज करते हो ना, तो रिवाइज करने में हर चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे अभी अपन ने बायो
फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स है। अब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? तो जब आप रिवाइज करते हो ना, ये मैंने बनाया बायोटेक्नोलॉजी, मेरे पास चैप्टर है प्रिंसिपल, मुझे पता है 2 या 3 सवाल इससे आएंगे, ठीक है ना। अब आप जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो 2 चीजें कर सकते हो, या तो पर पेज से सवाल बना लो कि यार हर पेज से क्या सवाल बना सकता है एनसीईआरटी, या उसको उस ब्रॉडली उस पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दो। क्या डिवाइड करोगे? पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग ही डिवाइड करोगे। इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसका प्रिंसिपल हो गया, इसके स्टेप्स हो गए। दूसरा सवाल आप टूल्स पे बनाओगे, क्या बना दोगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नॉमेनक्लेचर, कौन सी पहले डिस्कवर्ड थी, कहां पे काटती है, कौन से बॉन्ड्स काटती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, हिस्ट्री। तीसरा आपके पास क्लोनिंग वेक्टर आ गया, दोनों को जोड़ के। एक अगर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन टेक्निक आ गई। इसको सीक्वेंस पे चलो ना, हाँ ठीक है। इधर आपके पास एक पीसीआर आ गया, फिर आपके पास बायोरिएक्टर आ गया, यहां पर बीच में आपके पास सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स। अब क्लोनिंग वेक्टर में भी आप डिवाइड कर सकते हो। क्लोनिंग वेक्टर की चॉइस किस पे डिपेंड करेगी? क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हर चैप्टर का अगर ये फ्लो चार्ट आपका तैयार है ना, तो आपको पहले से ही ये पता है कि क्या आएगा। आधी दिक्कत कहां आती है पता है? आधी दिक्कत क्या आती है, हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ भी रहे हो, हर बार एक फेयर जो रहता है वो ये रहता है कि सर पता नहीं पेपर में कैसा आएगा। हर साल ये आपको ये तो फेयर रहता है ना सर, ये एनसीईआरटी पर आएगा कि नहीं आएगा, बैक ऑफ द माइंड। भले ही आपको पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड सिस्टम ही आ रहा है, जब से एनटीए ने पेपर लिया है वो एनसीईआरटी बेस ही बना रहा है, फिर भी बैक ऑफ द माइंड लास्ट में हमेशा रहता है सर क्या पता कुछ बाहर से आ जाए। तो आधी चीजें इसलिए आदमी गलत करता है, या आधी चीजें इसलिए सही नहीं कर पाता क्योंकि वो डर में रहता है। और डर 2 चीजों से आता है, या तो इनसिक्योरिटी है, अभी तक इनसिक्योरिटी है कि यार सर मतलब इस साल कैसे दे देगा, अब तो पैंडेमिक दिमाग में चलता है, सर 2020 में तो लॉकडाउन था, 21 में भी खुला ही था, तो वो आसान बनाया ने, अब क्या टफ आसान। आपके स्टूडेंट लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एनटीए क्या करेगा, या कोई भी एंट्रेंस, अभी तो यहां दे रहे हो, आगे यूपीएससी का एग्जाम दोगे या फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कोई एंट्रेंस दोगे, एक तो पहला एंट्रेंस है, आगे एंट्रेंस देने ही पड़ेंगे, किसी में भी देते हो। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की का मोडस ऑपरेंडी आप नहीं पता कर सकते कि वो क्या सोचकर बना रहा होगा, या किस कारण कैसा पेपर बना रहा है। नहीं, आपको तो इतना से प्रिपेयर होना चाहिए कि वो बनाएगा तो 38 चैप्टर में से ही सवाल। आपका सिलेबस कितना है? 38 चैप्टर का है, हर चैप्टर से 2 सवाल बन रहे हैं। अगर आप इतने कंफर्टेबल हो जाओ, वो इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी कि मुझे पता है कि इस चैप्टर से क्या बनाएगा। प्लांट ग्रोथ से सवाल बनाएगा वो 1 या 2, या तो क्या बनाएगा, या तो प्लांट हार्मोन्स का ही बनाएगा सवाल, और या वो ये ग्रोथ से लेकर फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन तक बनाएगा, और कुछ बना ही नहीं सकता। अब आप सोचो, एक चैप्टर से अगर उसको 2 ही सवाल या 1 ही सवाल बनाना है तो वो क्या करेगा? वो ऐसा सवाल बनाएगा जिसमें या तो मैच द कॉलम्स हो। भाई मुझे एक चैप्टर से 1 ही सवाल लेना है, अब मेरे को अगर एक ही चैप्टर से 1 ही सवाल लेना है, मेरे पास 5 ग्रोथ हार्मोन्स है, मुझे एक सवाल 5 ग्रोथ हार्मोन पे डालना है, तो मैं मैच द कॉलम डालूंगा, हार्मोन के 5 नाम डालूंगा, उनका एक फंक्शन डालूंगा, मुझे मैच करना होगा। या मैं स्टेटमेंट डालूंगा, प्लांट ग्रोथ का एक स्टेटमेंट डालूंगा, ग्रोथ मेजरेबल का एक स्टेटमेंट डालूंगा, ऑक्सिन का एक स्टेटमेंट डालूंगा, जिबरलिन का एक स्टेटमेंट डालूंगा, साइटोकाइनेसिस का सवाल, फिर सवाल पूछूंगा कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, कितने ट्रू हैं, कितने फॉल। तो यही चीज डिफरेंट बना रही है आपको बाकी स्टूडेंट से। 20 लाख में से 17 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ रहे हैं, आते किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, किताब बंद करते हैं, आगे कोई प्लानिंग और आगे कोई विजन नहीं है कि हाँ इस चैप्टर से क्या ही बना लेंगे। तो जब किसी चैप्टर से सवाल कम आएंगे, इसका मतलब है वो कोशिश करेगा स्टेटमेंट से। तो आपको पता है, आपको प्रेपरेशन भी पता है, जेनेटिक्स आपको पता है, न्यूमेरिकल आपका अगर आता है आपको तो एक सवाल सही हो गया, डिसऑर्डर्स आपको पता है कौन से सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल है, अपने आप दूसरा सवाल सही हो गया, मेंडल का एरा पूरा मालूम है आपको तो आपको पता है सवाल सही हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है कि मेरे को अगर PBr 322 यूज करना है तो कौन सा होस्ट सेल होगा, या मेरे को TI प्लास्मिड यूज करना है तो कौन सा होस्ट सेल होगा, तो आपको पता है कि सवाल गलत हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो? 2 चीजें होती है, एक तो मैं याद रखूं कि चीजें सही कैसे करूं, और एक मैं कितना भी कोशिश करूं गलत ना हो।
दोनों में बहुत डिफरेंस है। हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं कोशिश करूं कि मैं सही कर लूं, मैं इस तरह से प्रिपेयर करूं कि मैं जवाब सही कर दूं। और आप इसका उल्टा सोचो, उल्टा मतलब पैरेलली सोचो कि मेरे को ऐसा कोशिश करना है कि मैं गलत ही ना कर पाऊं। जब आप सही करने की कोशिश करोगे ना, तो आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आप रिलैक्स नहीं हो, आप पैनिक सेट करोगे, आप बहुत सारी चीजों को अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू इंपॉर्टेंस दोगे जो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आपको पता है कि यार मैं गलत कैसे करूंगा, ह्यूमन, आपने जैसे लास्ट चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस है, मैं तो यार बहुत ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। अब आप कभी इमेजिन करो, जब आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया, जब आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली अच्छी तरह से, और मैंने कहा है एक चैप्टर को मिनिमम 5 बार, अगर किसी भी चैप्टर को आपने एनसीईआरटी से 5 बार नहीं पढ़ा हुआ है तो वह तैयार नहीं है। और आपने किसी चैप्टर को एनसीईआरटी से 10 बार पढ़ लिया, 10 बार, मैं फिर कह रहा हूं, मैं से स्टैम्प पेपर पे लिख के जाना, वो गलत नहीं होगा, गिवन द फैक्ट कि आपने उस चैप्टर को समझा हुआ है। चैप्टर समझा हुआ है, नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी से उस चैप्टर को 10 बार पढ़ लिया। 10 बार का मतलब है आपको यह मालूम है कि कौन सा स्टेटमेंट किस पेज पर है, तो वो तैयार है। अब मुझे बताओ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे क्या ही बना सकता है वो? वाटर पोटेंशियल पे सवाल बना सकता है। आप समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे ज्यादा संभावना किन तरह के सवाल आने की है? स्टेटमेंट्स वाले। उसमें से डायरेक्ट सवाल तो बहुत मुश्किल है बनना कि द प्रोसेस, स्टेटमेंट भी सवाल देगा। गार्ड सेल्स के स्टेटमेंट पे सवाल दे सकता है, वाटर पोटेंशियल के स्टेटमेंट्स पे सवाल। आप समझ रहे हो, वो ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टेटमेंट ड्रिवन सवाल आएंगे। आप हिस्ट्री भी देख लो, स्टेटमेंट ड्रिवन सवाल ही है। फोटोसिंथेसिस है, उसमें बहुत कम चांस है स्टेटमेंट वाले सवाल आने के। वो पूछेगा लाइट रिएक्शन का साइड कहां है, वो पूछेगा डार्क रिएक्शन की साइड, साइकिल्स है। तो जहां पर साइकिल्स आ गई, जहां पर टोटल एटीपी निकालने को पूछा है, जहां पे कंपैरिजन है C3 C4 का, उसमें स्टेटमेंट पे सवाल बनाना मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है स्टेटमेंट के सवाल। सेलुलर रेस्पिरेशन में आएगा ही नहीं स्टेटमेंट पे सवाल। क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, सीक्वेंस पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। आप समझ रहे हो, ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट पे सवाल आने कम है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ वाला, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये 3 ऐसे चैप्टर है जिसमें स्टेटमेंट ड्रिवन सवाल आएंगे। सेल पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर में इमेजिन करो क्या ही पूछ लेगा वो, ऑर्गेनेली और उसके फंक्शन, और उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, और हर बार वो मैच द कॉलम देता है। सेल ऑर्गेन्स के नाम होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, या सेल ऑर्गेन नाम होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है, कौन से फ्लैटेंड सैग्स है, कौन से स्फेरिकल शेप का है। तो हम अभी तक भी इतना फेयर में, घबराहट में रहते हैं कि सर पता नहीं पेपर कैसा होगा। पेपर तो अच्छा ही होगा, ठीक है, पेपर खराब हो नहीं सकता। पेपर में क्या आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा, और हम जैसा अज्यूम कर रहे हैं वैसा ही आएगा। सिर्फ एक इशू है, वो एक्चुअल इशू है कंपटीशन, कि यार मेरे से कितने लोग बेहतर होंगे। और क्या इशू है, पेपर का पैटर्न आपको पता है, पेपर में क्या सवाल आएगा आपको पता है, आपने जो पढ़ा है वही आएगा। हां, बट ये हो सकता है कि ऑन दैट डे, ऑन दैट टाइम, उन 3 घंटों में आपसे कितने लोग बेहतर निकल पाएंगे। तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो पेपर के, मैं फिर बताऊं, आपका झगड़ा कभी भी पेपर के साथ नहीं है। हमेशा हम अज्यूम करते हैं हमारा झगड़ा किसके साथ है, पेपर के साथ। कहां है पेपर के साथ झगड़ा? झगड़ा आपस में। यू आर नॉट कंपीटिंग द पेपर, यू आर कंपीटिंग अमंग योर सेल्व्स। तो जिससे आपका झगड़ा ही नहीं है, आपको सारी फिक्र उसके साथ में। यू आर नॉट फाइटिंग द पेपर, कभी भी किसी एंट्रेंस में नॉट फाइटिंग द पेपर। और ये वैल्यू मैटर ही नहीं करता, पेपर टफ आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, वो क्रिटिक्स के लिए होता है। वो नहीं होता है फिल्म, एक फिल्म बनती है तो क्रिटिक्स जाके उसको मैनेज करते हैं, इसका सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, इसका बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, इसमें कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा रोल प्ले किया। आप जब जाते हो तो ये सब चीजें देख रहे हो क्या? आप सोचते हो मेरे को अच्छा लगा या नहीं लगा, डिड आई एंजॉय दो 3 hours और आई डिड नॉट। द सेम कॉन्सेप्ट गोज विथ योर प्रेपरेशन। आसान आएगा, अरे आसान आएगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी यार, उसमें आप क्या कर लोगे? पेपर तो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस आ जाएगा, कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ी नकल हो गई, नकल ज्यादा हो गई तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। नकल नहीं हुई साल भर में तो कट ऑफ कम हो जाएगा। बट ये सारे वेरिएबल्स आपके हाथ में है क्या? पेपर आउट हुआ, पेपर में नकल हुई, पेपर में स्टैंड ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आधे टाइम तो आप उसी को सोचते रहते हो। आधा डर ही होता है कि जब कम पढ़ते हो तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये और अप्रोच गलत है यार,
यहां बैठना नहीं है। मेरे को एक चीज और समझ लेना आप, और ये बार बार मैं कहता हूं हर साल, कोई फर्क नहीं पड़ता एंट्रेंस क्लियर किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी स्टेटिस्टिक्स है ना, कभी फैक्ट्स, इमेजिन करो कितने लोग नीट में बैठते हैं, 20 लाख, 20 लाख में से निकले कितने, 1 लाख। 1 लाख किसमें निकले, एमबीबीएस एंट्रेंस में। जब 5 साल एमबीबीएस पूरी होगी और प्री पीजी तक पहुंचेंगे, उसमें कितने पहुंचते हैं, 80,000। 80,000 पीजी की तैयारी करते हैं, उसमें से कितने निकलते हैं, 25,000। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता है, एमएसएमडी आपने किया, एमएसएमडी उसके बाद करना पड़ता है सुपर स्पेशलाइजेशन, कितने निकलते हैं, 2,000। 20 लाख जनों ने एंट्रेंस दिया, जो 20 लाख स्टूडेंट्स में से 18 लाख स्टूडेंट्स का एंबिशन था कि मेरे को डॉक्टर, वो कितने बन पाए, 2,000। तो मतलब ये प्रपोर्शन होता है दुनिया में कि 20 लाख का जो सपना है वो सिर्फ 2,000 ही देख पूरा कर पाते हैं। बुलशिट। उनमें से 20 लाख में से 5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी जगह बहुत सक्सेसफुली और बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे। आप यार सोच, कॉमन सेंस ये, 20 लाख स्टूडेंट्स बैठे, निकला कितना डीएम जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, रेडियो कितने बने यार साल भर, 2,000, 4,000 ले लो, 4,500 ले लो, और कितने बने, तो बाकी 19 लाख इतने का क्या हुआ। उनमें से 15 लाख वो थे जिनको कुछ पता ही नहीं था। और मैं हमेशा ये कहता हूं, ये प्रॉब्लम मिडिल क्लास के साथ ज्यादा है। और हम सब लोग यहां पर किसको बिलोंग करते हैं, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है। यहां पर कोई ऐसा आएगा जिसके पापा में ऐसा बहुत अनूठा पैसा था और उनको भेज दिया कि यार हमारे पास ढुल रहा है पैसा, तो साल भर जाकर कुछ भी करके आ जा, 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा पड़े हमारे पास, तेरे को साल भर निकाल के आ जा। कोई नहीं है ना। और यही प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी 3 हिस्सों में, 3 क्या 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। 3 एक तो होते हैं जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कभी भी एम्बिशियस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उनको हर दिन का प्रॉब्लम है कि मेरे को आज मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। ये एक तबका है, 25% पॉपुलेशन दुनिया की उस कैटेगरी में है जिसको हर दिन जीना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। तो वो जिसको हर दिन सर्वाइव करना पड़ रहा है वो एम्बिशियस नहीं हो सकता। जिसके पेट में खाना नहीं मिल रहा उसको शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को यार मेरी लाइफस्टाइल 5 साल बाद ये होनी चाहिए, नहीं सोच सकता। जो कैटेगरी है रिच या अल्ट्रा रिच ले लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके पास पावर है, पैसा, सब कुछ है, तो वो अलग तरह के दुख में रहते हैं। हाँ, तो बीइंग हैप्पी इज अ सेंटिमेंट। आप कोई अल्ट्रा रिच को सब थोड़ी खुश हैं, वो आप नहीं समझ रहे। अल्ट्रा रिच के पास ऐसे, दे आर नॉट एम्बिशियस, दे आर नॉट ड्रिवन। आप समझ रहे हो, आज मुकेश अंबानी का बेटा है ना, तो वो बहुत ड्रिवन नहीं है कि मेरे को इस अंपायर को, मेरे पास ठीक है, मेरे को मेंटेन करना है। अल्ट्रा रिच में यही होता है। अब रिच छोड़ दो, एफ्लुएंट छोड़ दो, अपने आता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में है लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, और हमारी कैटेगरी वही है। और ये इकलौती ऐसी क्लास है जो एम्बिशियस होती है। आपको क्या लगता है, 20 लाख जने जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, या 10 लाख जने जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे हैं, या आगे जाके यूपीएससी, ये सब किस कैटेगरी में है, अल्ट्रा रिच, बीपीएल नहीं, हम सब किस कैटेगरी में। आप फैक्ट ले लेना, कोटा चले जाओ, 2 लाख स्टूडेंट्स कोटा में पढ़ रहे होंगे, 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं पैन इंडिया। मैं तो कह रहा हूं 20 लाख स्टूडेंट्स हैं, 20 लाख में से 19.5 लाख स्टूडेंट्स कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, एवरेज मिडिल क्लास। तो जीवन में सिर्फ आपके साथ पंगे नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा मेरे को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऐसे 19 लाख स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं उनको उस समय वो नहीं मिल रहा है, सब मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। सही है, यही डॉक्टर्स बनते हैं, यही इंजीनियर्स बनते हैं, यही जॉब्स एस्पायर करते हैं। और एक और चीज सुन लेना, ये तो ठीक है, इसके ऊपर जो कैटेगरी है ना अल्ट्रा रिच, और वो अब उनका कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं, इस गैंग को कंट्रोल में रखना। ये ज्यादा सवाल नहीं पूछे। आज पेपर लीक होता है, आप कभी सोचा है, हम कभी पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, कौन मरता है, जिसने पेपर बनाया उस पर कोई क्वेश्चन मार्क होता है, जिसने सवाल गलत बना दिया। नीट में एक सोचो कितने स्टूडेंट ऐसा होता होगा, एक सवाल ही गलत बना, वो उसको अटेम्प्ट करके नहीं आया, बाद में एनटीए ने बताया कि हम तो उसी को नंबर देंगे जिसने अटेम्प्ट किया था। आप समझ रहे हो, आप उस पहले तो 50 लोगों से एक सही सवाल नहीं बना, उन 50 लोग जो पेपर आप किसको फाइट। इसलिए मैं कह रहा हूं जीवन में ना ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है।
द इंटायर सिस्टम इज फ्लॉड। और उस फ्लॉड सिस्टम में आप लोग हर दिन दुखी। मेरे को प्रॉब्लम ये होती है, सुबह 8:30 बजे आधे लोग ऐसे मरे हुए आते हो, यार क्या करोगे जीवन में आगे चलकर, ऐसे बताओ। आपको नहीं समझ आया? सिस्टम विल ऑलवेज बी अगेंस्ट यू। सिस्टम आपके फेवर में नहीं बना, किसी भी मिडिल क्लास के फेवर में नहीं बना। क्यों? सिस्टम बनाने वाले 5, 15, 10 दुनिया में 5% दुनिया चलाती है, 5% लोग। आपको पता है ये बात? ये तो पूरी दुनिया चलाने वाले 5% लोग ही हैं, ठीक है? तो जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ी यार, कभी इसलिए मैं कहता हूं अपने होराइजन, इस उम्र में मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना? आई हैव बीन थ्रू दैट फेज। लेकिन अब नॉलेज, आपके पास प्रॉब्लम क्या है? आप लोग नॉलेज और विजडम में से हमेशा नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हो, चीजें पता होनी चाहिए, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। पर नॉलेज के साथ क्या, विजडम कम होता जाता है, या कम क्या था वहीं रह जाता है। फिर जब एज होती है 22, 25, 30 साल, तब आपको लगता है अरे यार बहुत सारी चीजें हमको बताई गई थी या हो रही थी वो सही थोड़ी था। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? विच इज द बिगेस्ट थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड? अरे क्या, तेल। मैं मटेरियल बात कर रहा हूं, मटेरियलिस्टिक चीज। तेल से बड़ा तो कुछ नहीं है, ऑयल से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, या है कोई ऑयल से बड़ा? कुछ नहीं है ऑयल से बड़ा। पानी मुफ्त है, फ्री है। आपको लगता था बिस्लेरी, आपको क्या लगता है बिस्लेरी क्या करती है? पानी बनाती है, बॉटल बनाती है वो प्लास्टिक का। तेल, वाटर, आपने मतलब पानी का बिजनेस है क्या? ऑयल का बिजनेस है। किसके? तेल के? आप यार, मैं क्या बोला, कहां जा रहे हो यार? पूरा मॉल पकड़ा दिया यार। तेल है ना, दुनिया में सबसे बड़ी तेल है। तेल कहां आता है? इधर सारा है, ठीक है, सारी है। दुनिया में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट्स कौन से? तेल तो सबसे बड़ा चीज हो गई। अब तेल सबसे बड़ी चीज है, और सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट्स पूरी दुनिया में क्या है? अमेरिकन बैंक्स। आपको क्या लगता है दुनिया का जितना पैसा लोग शेयर मार्केट में बनाते हैं, उन शेयर मार्केट को गवर्न कौन करता है? अमेरिकन बैंक्स। वो इंडिया मार्केट हो, सिंगापुर का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, अमेरिकन बैंक्स ने सारा पैसा यूए मिडिल ईस्ट में डाला हुआ है, क्योंकि वहां से तेल निकल रहा है। और इनका मन करता है तो ये मार्केट बढ़ाते हैं, इनका मन करता है घटाते हैं। एक मिडिल क्लास अपन जैसे लोग शेयर मार्केट में वो पैसा गवाया। आप समझ रहे हो? हम लोग वेरी कॉल वो कठपुतलीज है, वो गवर्न कर रहे हैं। तो अमेरिकन बैंक्स ये नंबर से बड़े। दूसरे, फार्मा सेक्टर। अरे फार्मा, वैक्सीन, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है। एक पॉलिटिशियन लीडर आता है, वैक्सीन लगानी है। क्यों बोला उसको? उनको फार्मास्यूटिकल ने बोला तुमको पावर में रहना है तो जाके स्टेटमेंट दो। अरे पूरी दुनिया ये, ठीक है ना? तो खैर, जिस दिन आप ये रियलाइज कर लोगे, आपको पता है कि यार ये सिस्टम तो सारा फ्लॉड है। अब दो चीजें, इस उम्र में आप यू कैन नॉट फाइट द सिस्टम। किससे लड़ोगे? आप ऐसे मुहिम निकालो, या तो सर एनटीए पेपर गलत बना रहा है, कुछ नहीं होगा। सड़कों पे घूमते रहोगे, खाने के वांदे हो जाएंगे। यार आप देखो, सबसे पहला स्टेप लाइफ में खुश रहने के लिए, मैं बता रहा हूं, पहला चीज कंफर्टेबल रहने के लिए, खुश रहने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है रियलाइजेशन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको ये तीन चीजें पता है, रियलाइज कर लिया, रियलाइज मतलब आपको मालूम गया यार सिस्टम हाँ गड़बड़ होती है, आपने ये रियलाइज कर लिया कि यार नकल होती है। इसमें कोई आज पेपर बनता है तो दुनिया के किसी कोने, भारत के किसी न किसी कोने पर नकल हो रही है, ये आपको मान लो। अब दो चीजें, या तो चिढ़ लो कि मैं तो तैयारी नहीं करता, मैं तो कितनी भी तैयारी कर लूं मेरा तो नहीं होगा क्योंकि वहां दो है, या मैंने ही मान लिया कि नकल होती है। ठीक है, नकल होती है, चीटिंग होती है, मास स्केल पर होती है, सिस्टम झुका हुआ एक पर्टिकुलर तरफ, मान लिया। दूसरा सराउंडिंग्स, मेरे सराउंडिंग्स आसपास मेरे दोस्त बढ़िया है या नहीं है, फैमिली अच्छी है या नहीं है, लोग मुझे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा हूं, आई हैव गुड फ्रेंड्स, डिसेंट फ्रेंड्स, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है या नहीं, वो आपके ऊपर डिसाइड, आपने रियलाइज कर लिया। तीसरा, मेरे को क्या चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को कैसा कंफर्ट जोन चाहिए, मुझे क्या करना है।
ठीक है ना। और क्या क्या करना है, मतलब वो नहीं, करियर की बात नहीं कर रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे किस में खुशी मिलती है। मैं अगर एक आर्ट बनाता हूं दीवार पर तो मुझे उसमें खुशी मिलती है, फाइन। मैं छत पे म्यूजिक सुनता हूं, मुझे खुशी मिलती है, यस। मैं किसी को सजेस्ट कर पाता हूं या किसी को एडवाइस दे पाता हूं, मुझे खुशी मिलती है। मैं किसी से बात करके किसी टॉपिक को बेहतर रूप से बता पाता हूं, मुझे खुशी मिलती है। द पॉइंट इज यू नीड टू रियलाइज इट कि मेरे को ऐसे कौन कौन सी छोटे से चीजें हैं जिसमें मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि मजा आ रहा है इसका मतलब मैं उसमें अच्छा हूं। मजा आने का मतलब ये नहीं कि हाँ यार मजा आने का मतलब है आई एम गुड एट डूइंग दोज थिंग्स। आज कोई भी क्रिकेटर है या एक स्पोर्ट्स पर्सन है या एक टीचर है या एक एथलीट है, अगर वो किसी में चीज में अच्छा कर रहा है तो उसका पहले चीज क्या है, ही इज इंजॉइंग दैट फेज। अगर इफ ही इज नॉट इंजॉइंग दैट फेज ही कैन नॉट बी गुड एट इट। तो द पॉइंट इज, लोग क्या करते हैं, टैलेंट को रिलेट करते हैं क्वालिटी उससे। मतलब एक हर आदमी टेस्ट में नंबर आते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, पहले 5 होशियार है, लास्ट के 5 ठोट है। एक 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 सबसे सिंपल एग्जांपल है, कोई भी रिजल्ट आता है पहले 5 होशियार, लास्ट के 5 ठोट। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ना समझना चाहती है, ना पता करना चाहती है, ना जानना चाहती है, सिर्फ जज करती है। अब या तो आप इससे अफेक्ट हो जाओ, बीच वाले एग्जिस्ट नहीं करते ना, वही तो मैंने कहा। अब बाइनरी, इसलिए मैंने कहा अभी धीरे धीरे इस पे भी आऊंगा मैं। इसलिए जीवन जीना यानी बाइनरी सिस्टम। बाइनरी में क्या होते थे, 0 और 1, 1.5, 1.1 3rd 4th। सर अमन नहीं कहते सर ये चैप्टर कैसा तैयार है, सर थोड़ा बहुत तैयार है, इसका क्या मतलब है? कभी आपने सोचा है सर ये चैप्टर कैसा तैयार है, सर थोड़ा बहुत तैयार है? कभी समझ आई? मेरे को तो आज तक समझ नहीं आई थोड़ा बहुत का मतलब क्या होता है। या आता है या नहीं आता है, या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है सर? ठीक ठाक। क्या मतलब है इसका? आई कुड नेवर फैदम, ये टर्म्स होते हैं ना, ठीक ठाक, थोड़ा बहुत, कुछ कुछ, क्या मतलब इसका? कभी समझा आपने? कभी इवैल्यूएट करो क्या मतलब? नथिंग, 0। ये हमेशा याद रखना। थोड़ा बहुत तैयारी है सर, तैयारी कितनी है सर? 30%, सर 70%। क्या होता है यार ये? मतलब आप वैसे इवैल्यूएट करो ना, कुछ बकवास है ये सब। बाइनरी सिस्टम है, 0 या 1। और आपका जीवन जीना और एंट्रेंस की तैयारी करना भी यही है, 0 या 1। या तो एंजॉय करो और या मत करो। हां, स्ट्रगल जरूर होती है। वो देखो, स्ट्रगल तो जीवन में लिखी हुई है, और वो मिडिल क्लास को सही नहीं। मैं आदमी जब पैदा होता है ना, मिडिल क्लास आदमी, तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है? स्ट्रगल। फिर कपड़े, फिर खाना, फिर पीना, फिर सब चीजें बाद में। सबसे पहले तो स्ट्रगल। लेकिन वो स्ट्रगल जरूरी है। आप ये नहीं समझ रहे और ये भी नहीं जान पा रहे अभी तक कि स्ट्रगल कितनी जरूरी है आपके जीवन में। अभी जिन चीजों में आपको रोना आ जाता है, उदास हो जाते हो, खराब महसूस होता है, 5 साल बाद उसी चीज पर हंसोगे। यू लाफ एट दोज थिंग्स बिकॉज दोज थिंग्स मेड यू द पर्सन यू आर टुडे। नहीं तो क्या मतलब यार? दुख ही नहीं देखा, दिल ही नहीं टूटा, खराब ही नहीं लगा। आप नहीं समझ रहे, बहुत सारी चीजें। मतलब क्या, फिर क्या जिया? लकड़ी भी तो, कुत्ता भी जीता है, हर जानवर जीता है। द पॉइंट इज, आपने जूझा नहीं, स्ट्रगल नहीं किया, गलतियां नहीं की, गलतियों से सीख नहीं ली, तो क्या ही जीवन जी लिया बता लो। 17 साल में ऐसे, मैं तो हमेशा कहता हूं जीवन में जब 50, 60, 70 के हो जाओ ना, आपका जीवन का रिफ्लेक्शन होगा कितनी कहानियां बता सकते हो लोगों को अपने बारे में। हाउ मेनी स्टोरीज कैन यू टेल अबाउट योर सेल्फ कि यार देख मैंने ये भी किया, देख मैं पटरी पर भी सोया। और लोग नहीं कहते अपने बड़े बुजुर्ग, हम तो उसमें पढ़ते थे कि लाइट में, किसकी लाइट में वो चलती है, स्ट्रीट लाइट्स में। तब उसका मतलब वो नहीं, उसका मतलब ये कि उसका मतलब ये स्ट्रगल था, और उस स्ट्रगल को एज अ स्टोरी बता रहे हैं ताकि आप लोग इंफ्लुएंस हो जाओ। हाँ, 40 किलोमीटर स्कूल थी कि 10 किलोमीटर साइकिल, इतनी दूरी से पता नहीं कौन सी स्कूल थी यार, समझ नहीं आई मेरे को आज तक। पास में क्यों नहीं गए? मैं हमें पास वाली स्कूल, कहीं ना कहीं तो इतना दूर जाने की कहां जरूरत थी। और स्कूल का तो मेरे को तो नफरत हो चुकी है स्कूल से। हाँ, नदी भी फिर भी तैर के जाते थे जमीन पर। द पॉइंट इज, एवरी स्टोरी, कोई भी जो कहानी होती है, कोई भी स्टोरी होती है, उसके पीछे जो एसेंस होता है वो आपको ग्रहण या एब्जॉर्ब करना आना चाहिए। इस एज पर मैंने हमेशा कहा है, दिस एज पर आपकी फिजियोलॉजी बेस्ट है। किसी के घुटने नहीं दुख रहे,
किसी की कमर नहीं दुख रही, और दुखते हैं तो फिर मतलब आप सोचो साला 17-18 साल में घुटने दुख रहे, कितना जी पाओगे यार? हैं? साइनोविल फ्लूइड 17 साल में कम होने लग जाएगा आपका, मतलब शर्म आनी चाहिए जीवन में। फिर कर क्या रहे हो आपकी आप जीवन के साथ छोड़ो, अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो आप? 17 साल में अगर आपको सपोर्ट चाहिए, सर मुझे सपोर्ट चाहिए पीछे बैठने के लिए, सर ये तो कमर दुखती है, क्या होगा आगे 5 साल बाद तुम्हारा? ये रियलाइजेशन अब देखो, या तो आपने लोग रखे हुए हो, सर मेरे पास इतना पैसा है, मैंने ये आदमी रखा हुआ है मेरे शरीर का ध्यान रखने के लिए, ये आदमी रखा हुआ है मेरे फॉर्म भरने के लिए, ये आदमी रखने के लिए कि मुझे क्या पसंद है ये बताएगा मेरे को। यू हैव नो वन टू टेल यू व्हाट इज गुड और रॉन्ग विथ योर बॉडी, व्हाट इज गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर यू। आपसे अकेले, यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। और ये अपने आप में पैड इन द बैक है कि साला मैं अपना ध्यान खुद रखना हूं। भाई घर वाले तो क्या होता है, देखो दुनिया इतनी बिजी हो गई है फालतू चीजों में, वो काम की चीज भी नहीं है। हाँ, अब 2-2 घंटे मोबाइल में निकाल देते हो स्क्रॉल करके, पैसिव स्क्रॉलिंग करके, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ, लेकिन निकल गया टाइम, बिजी टाइम, बहुत टाइम ही नहीं मिल रहा, पूरे दिन का टाइम नहीं मिल रहा। रात में 3 बजे पढ़ रहे हैं, सर क्या 3 बजे बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ रहे हो? 3 बार मैगी बनाई, 2 बार कॉफी बनाई, 3 बार सुसु करने गए, कहां पढ़ाई की यार? ये सब कुछ नहीं है, ये आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी। अंदर से खुशी नहीं मिल रही, अंदर से मजा ही नहीं आ रहा, अंदर से सीखने को ही नहीं मिल रहा, तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं बताऊं आपको। और फिर क्या होता है फाइनली, जो कमजोर आदमी होता है, जो अपने कैरेक्टर को रियलाइज नहीं कर पाता, वो अपनी गलतियां दूसरों पे मानता है, इसने ऐसा कर दिया, ये नहीं हुआ, वो ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। मैंने हमेशा कहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आप, किसी अस्पताल में, दुनिया में क्या है, ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सब चीजें हैं ये। यहां पर 95% लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। इस बिल्डिंग में देख लेना, किसी शॉपिंग मॉल में देख लेना, किसी बैंक में जाके चले जाना, 95% लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब द सिस्टम इज अगेंस्ट यू फ्रॉम द बिगिनिंग। या तो अल्ट्रा रिच तो हो नहीं ना, बहुत पैसा वाले तो हो नहीं ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि सर या कुछ भी नहीं हुआ तो हमारे पास नहीं, करना तो अब हमको ही है, तो और हमारा सिस्टम हमारे अगेंस्ट है। तो जब आपको यह भी रियलाइजेशन है कि सिस्टम मेरे अगेंस्ट है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो फिर आई वुड नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंट का तो मतलब नहीं है, आई वुड नीड टू डू समथिंग जिसमें मैं अच्छा हूं, जिसमें मैं खुश रह सकूं, जिसमें मैं एंजॉय कर सकूं। और वो अब नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखोगे। मैं बता रहा हूं, लड़कियों की तो और भी हालत खराब होती है हिंदुस्तान में, याद रखना। हाँ, 21, 22, 24, 25 साल में जब शादी वादी कर देंगे ना, और आप उस समय तक अक्ल ही नहीं आएगी कि क्या करना है, तो जीवन भर वो काम करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते थे। और दुनिया में सबसे खराब चीज वही होती है, एवरी डे यू आर गेटिंग अप एंड डूइंग थिंग्स यू वर नेवर मेंट टू डू। और धीरे धीरे क्या होता है, शौक कम होते रहते हैं ना। पहले तो आदमी को आप देखो 15 साल में जो महत्व एम्बिशन था वो 17 साल में कम हो गया होगा। एक साल 1.5 साल में आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ग्रो कर रहे हो क्या? अब देखा जाए तो आपका बॉडी और रिफ्लेक्शन होता है, आप किस जैसा फील कर रहे हो, जैसा ड्रेस कर रहे हो, जैसा फील कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड। ऐसा कोई नहीं होता जो अंदर से बहुत खुश है और ऐसा ही है। कोई देखा आपने जो अंदर से बहुत खुश है, मतलब अंदर से ऐसे एनर्जी, ऐसे ड्रिवन है, बात करनी हो और 9:45 बजे क्या कर गया सर, 3 बजे तक पढ़ा, क्या किया 3 बजे तक पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या याद है, याद तो पता नहीं सर, आदि क्या झेरे टेढ़े मेढ़े क्या कर रहे हो बताओ तो सही आप लोग। एंड मैं फिर बता रहा हूं, इट हैज नथिंग टू डू विथ क्लियरिंग एन एंट्रेंस। मैं फिर बता रहा हूं, कोई लेना ना, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता कभी भी किसी भी तरह से कितने एंट्रेंस में निकले, कितने में नहीं निकले। मजा तो उसमें है जो ये साल भर की प्रेपरेशन है, उसमें आपने अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाया, कितना उस फेज को एंजॉय किया, कितना स्ट्रगल किया। स्ट्रगलिंग, एंजॉइंग, स्टेइंग हैप्पी, लर्निंग, कैरेक्टर स्ट्रांग, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये कितना आपने शेप अप किया। ये जितना शेप अप होता गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंट्रेंस हुआ या नहीं हुआ। कितने ऐसे, मैं तो दुनिया में सारी सक्सेस स्टोरीज में 90% क्या होते हैं,
अकेडमिक फेलियर्स नहीं, अकेडमिकली स्कूल ड्रॉप आउट्स, एंट्रेंस कभी क्लियर ही नहीं कर पाए, एंट्रेंस क्लियर तो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। सारे सक्सेस स्टोरीज सुन पर भी पढ़ना, 80% सक्सेस स्टोरीज क्या थे? यही तो थे। कौन से ऐसे 20% ही हैं जो एमबीबीएस भी किया, आईआईटी भी किया, फिर जॉब भी किया, फिर बैंक भी किया, फिर बहुत ऐसे 10-15% ही हैं। 10-15% ही सक्सेस स्टोरीज हैं। 80% सक्सेस स्टोरीज पर आप कोई देख लो, स्टीव जॉब, बड़े से बड़े नाम है ना आपके पास, तो मेंडल है। साइंटिस्ट छोड़ दो, क्योंकि साइंटिस्ट का प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट स्कॉलर्स नहीं, साइंटिस्ट हो गए, स्कॉलर्स हो गए, इनका प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम होता है कि ये लोग जमाने से आगे चलते हैं। मेंडल हो गया, डार्विन हो गया, ग्रिफिथ हो गया, आपका आइंस्टीन, कुछ भी, न्यूटन, ये सब जिस एरा में थे उससे 20 साल आगे सोचते थे। तो प्रॉब्लम क्या होती है? साइंटिस्ट और स्कॉलर के साथ हिस्ट्री तो बड़ी काइंड रहती है, लेकिन उनका प्रेजेंट बहुत स्ट्रगलिंग होता है। वो उस जमाने में उन चीजों की बातें करते होते, लोग बोलते हैं बेवकूफ है क्या? हां, एवरी जीनियस, एवरी साइंटिस्ट, मरने के बाद तो लोग पता लगाते हैं और तो सही था। मेंडल डाइड 1900 में, 300 बोला ये सही था। तो द हिस्ट्री हैज बीन काइंड टू देम। बड़े लीडर्स और ये सब का प्रेजेंट लाइफ बड़ा स्ट्रगलिंग होता है। आप सोचो यार, वो आपको ऐसी चीजें बताना चाहता है जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हो। कितना स्ट्रगल होगा उसकी लाइफ में, उसके लिए उसको ये बताना है दुनिया में कि दुनिया में क्या चीज सही है, और आप उसको समझने को तैयार नहीं हो। तो उनकी प्रेजेंट लाइफ इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। न्यूटन, आइंस्टीन, ये सारे साइंटिस्ट तो वेटिकन से बचने के लिए, इनको लगता था कि अगले दिन हम देख पाएंगे ही नहीं देख पाएंगे, गला काट देंगे हमारा। देवर अगेंस्ट रिलीजन, देवर अगेंस्ट चर्च। तो ये छुप छुप के मिलते थे लोग, क्योंकि पता था कि दिन में कहीं मिल गए ये सारे साइंटिस्ट, एक साथ गला काट देगा वेटिकन, क्योंकि देवर क्वेश्चनिंग गॉड। आप समझ, तो हिस्ट्री यही तो सिखाती है आपको कि जो करंट सिनेरियो है, करंट सिस्टम है, उसमें से कुछ % लोग हैं जो ये रियलाइज कर लेते हैं कि क्या गलत है। अब दो चीजें हैं, मेरे को ये लगता है कि आपको पता है गलत क्या है, आपको पता है सही क्या है, आपको पता है अपने लिए क्या सही है। स्मार्टली प्ले करके सिस्टम के साथ भी रहना है, सिस्टम से फाइट भी नहीं करना है, और अपना एक नीश ढूंढ लेना है जिसमें आप इंजॉय करो। दैट इज हाउ आई हैव ट्राइड एंड सर्वाइव्ड। ठीक है ना? जो 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 स्ट्रांग विल्ड होते हैं, जो बड़े और स्ट्रांग होते हैं, जिनको लगता है नहीं यार हमको दुनिया बदलनी है। आज मैं गली गली जाके ये नहीं बोलता था कि यार ये एनटीए का सिस्टम फ्लॉड है। मेरे पास वो नहीं, मैं कोई मुहिम नहीं चलाता सोशल नेटवर्क पे, मैं सड़क पे नहीं निकल सकता, नहीं, दैट इज नॉट मी। मैं नहीं कर सकता ये चीज। मेरे पास वो क्वालिटी या वो पेशेंस या वो टॉलरेंस नहीं है कि मैं सड़क पे और पूरी दुनिया, पूरे भारत को ये बताऊं कि देखो ये सारा सिस्टम फ्लॉड है, क्योंकि ये है। मुझे क्या ऐसे 50 लोगों को पता होगा, उसमें शायद 5 लोग काम भी कर रहे होंगे, लेकिन 45 को पता है कि यार मेरे को पता है कि मेरे हाथों में जितने लोग आ सकें उनको तो ये रियलाइज करवा सकूं कि इतना नथिंग मैटर्स। आप सोचो, अपन तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ छोटी सी बात करता हूं, सिर्फ एंट्रेंस कोचिंग के नेक्सस पे आ जाते हैं अपन। वो छोड़ दो, क्योंकि दुनिया अभी अपने क्या ठेका दे रहेगा 17-18 साल में, बट 17-18 साल में कोचिंग नेक्सस पे तो पता ही है। अब कोटा है, सीकर है, जो भी पैन इंडिया है, क्या करता है कोचिंग नेक्सस? कोचिंग नेक्सस हर साल, हर दिन या हर हफ्ते में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वाया न्यूज़पेपर्स, वाया लेक्चर्स, कि एंट्रेंस क्लियर कर लो तो जीवन है, और नहीं करोगे तो मतलब पता नहीं तुम्हारा जीवन, फिर तुम पैदा ही क्यों हुए। ये इम्बाइब किया जाता है शुरुआत से। ये सारे सेमिनार, सारे एडवर्टीजमेंट जो सक्सेस स्टोरीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी भी नहीं बनी वो तो अभी तक, वो तो सिर्फ एंट्रेंस ही क्लियर हुआ है। स्टोरी कहां बनी बताओ मेरे को आप। किसको याद, अच्छा एक छोड़ो, 2022 के किसको मालूम है पहले AIR 1 से लेकर 10 तक के नाम? किसी को नहीं। अरे ईमान, अच्छा किसको, रोहित नहीं, ऐसा कोई माइकल बता दो मेरे को जो यहां के बता दे कि सर AIR 1 से लेकर AIR 10 इन लोगों की थी। इसका नहीं याद है ना, नहीं याद है ना। और इसका मतलब जो चीज आप सेलिब्रेट कर रहे हो और जो चीज सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो वो कुछ दिनों की रहती है, ट्रांजिएंट है। जिसका AIR 1 आया था 2014 में, वो भी क्या कर रहा है किसको मालूम? तो क्या मैटर कर रहा है, आप भी समझ रहे? 2014 में जो एंट्रेंस में नहीं निकला वो भी क्या कर रहा है, नहीं मालूम।
तो आप तो ऐसे खड़े होकर सेलिब्रेट करते हो ना उनको, या नहीं करते हो, वो अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना नहीं करना वाली बात है। अंदर से आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ मैटर नहीं कर रहा। मेरे को कौन से काम में खुशी मिल रही है, मेरे को कौन से काम में मजा आ रहा है, मेरे को कौन से काम में ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा भी कर सकता हूं और आगे चलकर शायद वैल्यू ऐड भी कर सकूं, ये चीजें देखनी है। और अपने आप लाइफस्टाइल अपने आप बेटर हो जाती है। आपको जो चीज अच्छी लग रही है उसमें आप बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट्स है ना यार। पैसा, फेम, रेप्यूटेशन, लाइफस्टाइल, ये तो सब साथ में आता ही रहेगा। ऐसा कोई स्टूडेंट मिला आपको, ऐसा कोई आदमी मिला जो वो कर रहा है जिसमें वो बहुत अच्छा है लेकिन भिखारी है? कभी नहीं। आपको लगता है ही इज वेरी गुड एट व्हाट ही इज डूइंग, और सही भी है इसका सिस्टम। ऐसा आपको ऐसे लोग मिले होंगे जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं बट खुश नहीं है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको कि यार ही इज नॉट, और वो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज में या उनके सिस्टम में पता चल जाता होगा कि यार मतलब क्या है। लेकिन ऐसा है जो इंजॉय कर रहा है, जो बड़ा बढ़िया मजे से ले रहा है, उसको कोई इशू है नहीं। तो आपके लिए ड्रिवन क्या चीज है? आपके लिए मतलब आपको यही डिसाइड करना है कि यार मेरे को ये रियलाइज, अब तो देखो 10वीं से 11वीं तो बहुत छोटा होता है आदमी, उसको समझ ही नहीं होती 10वीं तक तो। और ये प्रॉब्लम है इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज के कारण। हमारा जीन पूल सबसे स्ट्रांग है क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही हुई है। अगर आपने होमोसेपियंस का अगर पूरा एवोल्यूशन पढ़ा है तो सबसे स्ट्रांगेस्ट होमोसेपियंस कहां आए थे? मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल, हम यहीं थे। फिर यहां से कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, कुछ कंपटीशन में हारकर फिर कुछ यूरोप माइग्रेट कर गए, कुछ क्या कहते हैं यूएस माइग्रेट कर गए, कुछ वायलेंट प्रवृत्ति के थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तो आपने तो सबसे स्ट्रांगेस्ट जीन पूल हमारा ही था। और इसलिए स्ट्रांगेस्ट जीन पूल का मतलब है टैलेंट वाइज तो आप कहीं भी देखो अपन हर जगह राज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतना एक्सपोजर नहीं है। 17 साल में आप लोग हो ना, आप लोगों ने मेरे ख्याल राजस्थान पूरा नहीं घुमा होगा, काफी जनों ने। यूरोप में 17 साल में आधी दुनिया घूम लेते हैं स्टूडेंट्स। दे ट्रैवल, एक्सपोजर, नया कल्चर, नया फूड, नया आइडियाज, नए लोगों से मिलना। वो 17-18 साल में तो उनके पास इतना एक्सपोजर हो जाता है दुनिया भर का, 3-3 लैंग्वेजेस बोल लेते हैं वो। आप यही फर्क, एक्सपोजर का फर्क है। यही तो चाहिए आगे चलकर आपको। मैंने हमेशा बताया है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने में, किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल होने में, किसी भी सक्सेसफुल जॉब करने में आपको कोई क्या क्या चीजें चाहिए। कभी मैं आपको पेपर पे लिखना, मैं आपको बोलूं कि आपको अपना जॉब, अपना एक बिजनेस चालू करना है, और मैं उसमें से पूछूं बताओ एक अच्छा बिजनेस चालू करने के लिए आपको 5 चीजें क्या चाहिए? उसमें किसी में भी लिखोगे कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना चाहिए। विजन चाहिए सबसे पहले, फंड तो चाहिए, सोच तो चाहिए करना क्या मुझे धंधे में। एक अच्छा, आप समझ रहे हो यार, कोई भी प्रोफेशनल, ठीक है डिग्री, कोई डिग्री जैसे चाहिए अलग बात हो गई, बाकी कोई भी अच्छा प्रोफेशन, किसी, मैं तो हमेशा कहता हूं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने, उसको कभी पूछा कि आपका AIR क्या था? आपको पता कितने अटेम्प्ट लगे आपको सेलेक्ट होने में? नहीं पूछा ना। क्या पूछते हो? एक अच्छा डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर बनाते हो, अच्छा क्या सोच के बनाते हो? उसका एक्सपीरियंस, रेप्यूटेशन और बिहेवियर या रिलेशनशिप विद द पेशेंट। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम में तीनों टेस्ट करता है? फिर क्या करना है? ठीक है, अब नहीं, अब आप ऑब्वियस ही बात है। अगेन द ट्रू फैक्ट, एक ही चीज है जो सच है, वो है कंपटीशन। और वो तो है ही है। 20 लाख जने नीट का एग्जाम देते हैं, जनसंख्या नहीं है देशों की 20 लाख। मैं 25 दिन यूरोप था। 25 दिन यूरोप में मैं ऐसे 11 जगह गया जहां की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इज 5 lakhs, 3.5 lakhs। साला हमारे यहां नीट कितने दे रहे हैं? हाँ, तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम। हमारे स्टेक्स इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम। आप समझ रहे हो, इसीलिए हमारा लाइफस्टाइल, हमारा साथ जूझना, हमको ये स्ट्रगल, ये हमारे साथ ऐसा विरासत में हमको मिला है। हम पैदा यहां हुए। हाँ, फैक्ट है इसमें। अच्छा, लेकिन फिर भी ठीक है, अफ्रीका में तो नहीं हुए।
वो तो खाने पीने के बंदे हैं। आज आप इससे हमारे से खराब भी है भाई, हम तो फिर भी डेवलपिंग है, बट डेवलपिंग अगेन अगेन वो फायदा, वो प्रॉस्पेरिटी, वो कुछ ही आपको पता है ना, सबको थोड़ी मिलनी है यार। देश जिस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है उससे आप ग्रो कर रहे हो क्या यार? आपके तो पता, आप तो और गिर रहे हो साला। अगस्त में तो शोल्डर थोड़े ऊपर थे, नवंबर दिसंबर तक झूलते जा रहे हैं, तो ग्रोथ रेट तो बढ़ती जा रही है, अनुमान लगा रहा है आईएमएफ, और हमारा तो शोल्डर्स नीचे गिरते जा रहे हैं। कहां रिलेशन है कुछ? और बता रहा हूं मैं, ये रियलाइज या प्रैक्टिस अब नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज बनाओ, एक अच्छी पर्सनालिटी। यार इतनी अच्छी शक्लें दी है भगवान ने, सब कुछ बढ़िया दिया है इस समय, कर क्या रहे हो उसके साथ यार? है कितने, मैंने तो 90%, मैं तो देख ही रहा हूं आपको 4 महीने से, 5 महीने, 6 महीने से, मैं तो रोज देखता हूं। मैं 2010 में भी देखता था, 2022 में भी देखता था। मैं आपको पॉजिटिवली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा हूं, 2010 के स्टूडेंट्स जो थे उनका 80% बॉडी लैंग्वेज और वेरी गुड, 20% थोड़ा इशू रहता था। अब उल्टा हो गया है, 20% ओनली 20% आर एक्चुअली हैप्पी एंड एक्चुअली हैप्पी इन देयर स्ट्रगल्स। 80% में से 50% को तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। हाँ, इसमें कोई खराब बात नहीं है, रियलाइज मतलब खराब नहीं है, सबके साथ होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप नहीं समझ रहे, 17-18 के तो हो गए आप, और 18 में सरकार आपको वोटिंग का अधिकार दे देती है। इसका मतलब सरकार को यह लगता है कि आपको पता चल गया है कि सही क्या है गलत क्या है, तभी तो आपको वोटिंग की राइट दे रही है। अब सोचो, हर एक एज का एक अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक एज का सिग्निफिकेंस है। 18 में वोटिंग राइट क्यों मिल रही है, 15 में क्यों नहीं मिली, और 18 के बाद 25-26 में क्यों नहीं दे रहे, अभी क्यों दे रहे? 18 इज अ पॉइंट वेयर योर ब्रेन ने इतना नॉलेज अटेन कर लिया है, एक्वायर कर लिया है कि आप ये रियलाइज कर सको कि यार हाँ ये सही है, ये खराब है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपको दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज की इंफॉर्मेशन का तो टाइम तो है नहीं कि ये क्या कर रही है, इनका मैनिफेस्टो क्या है, ये नहीं। बट आप ये तो रियलाइज कर लो कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। एट 18 यू नीड टू रियलाइज कि यार दिस इज व्हाट आई शुड डू, दिस इज व्हाट आई एम गुड एट। आधे लोग जब मैं ये बोलता हूं तो लोग बोलते हैं सर नहीं, हमारे तो घर वाले समझेंगे ही नहीं। हो ऐसा कितने जनों ने बैठकर मम्मी पापा से ऐसे फेस टू फेस अपने दिल की बात करी आधा 1 घंटा? जो लड़का जो है ना, जिससे जो अपन को भाव भी नहीं देता, उससे लगे पड़े रहेंगे सुबह शाम कि यार वो भाव दे दे। और मां बाप से ऐसे बैठकर फेस टू फेस ऐसे दिल खोल के बात करने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना? मतलब ये मेरे को जीवन में कभी मत देना ये, और ये एज के साथ क्या प्रॉब्लम है। मेरे को भी 16 साल में लगता था कि मेरे को मम्मी पापा मेरे को समझते ही नहीं है, ठीक है ना? 18 साल में भी ऐसे बहुत लोग लगा मेरे को कोई समझता ही नहीं है। तो किसने समझाया? आपने ऐसे बोला कभी ऐसे बैठ के? देखो ऑब्वियसली बात है, 16, 17, 18, 19 वर द एज की नहीं, सबको लगता है हम रिबेलियस नेचर है हमारा, हमको कोई समझ नहीं पा रहा, कोई जान नहीं पा रहा, मैं अंदर से कितना जूझ रहा हूं, फिर भी मेरे को डांट रहे हैं और ये कर रहा, सब लफड़ा, ये तो चलता रहेगा। बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द टाइम टू, मतलब अगर कभी ऐसा हो ना कि मॉम डैड, जैसे मैंने साल भर बहुत तैयारी की, एंट्रेंस क्लियर नहीं होता है ना, तो उसके 2 हैं बहुत ऑनेस्टली। मम्मी पापा मैंने बहुत तैयारी की, साल भर मैंने बहुत एफर्ट डाला, बट मैं इन लोगों से बेहतर नहीं हूं इस एंट्रेंस में। मैंने बहुत कोशिश की फिजिक्स पढ़ने की, बट मैं उतना स्कोर नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की बायोलॉजी पढ़ने की, मैं उतना स्कोर नहीं कर पाया। आई ट्राइड बट आई कुड नॉट सक्सीड। तो 2 चीजें, या तो लेट मी ट्राई अगेन, बट मुझे पता है कि अगर मैं वापस ट्राई करूंगा, वो जील, वो ड्रिवननेस मेरे पास, वो एम्बिशन नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही चीज मुझे रोज रोज पढ़नी है। टैलेंट पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आप एंट्रेंस क्लियर नहीं करते उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उस सर्कुलेटरी सिस्टम चेंज ही नहीं हो रहा ना। 2019 में भी पढ़ा था, 2020 में भी पढ़ा था, 22 में भी पढ़ रहे हो। आपका हार्ट का पंपिंग सिस्टम चेंज हुआ क्या? अगले साल चेंज होगा क्या? नहीं ना, चीज तो वही है। अब आपके पास वो जील, वो एम्बिशन, वो अथॉरिटी है कि नहीं कि उसी चीज को मैं लगातार साल भर पढ़ूं, क्योंकि कंसिस्टेंटली वही करना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। वो कर सकते हो तो गिव योरसेल्फ अनदर ईयर, लेकिन नहीं तो सिट विथ एवरीवन जो डिसीजन मेकिंग आपके फैमिली में है, उनके साथ बैठो। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बट मुझसे नहीं हो रहा है, और मुझसे नहीं हो रहा है, पर अब मुझे रियलाइज, या मुझे टाइम दो, मुझे करने दो कि मैं क्या करूं।
मैं नौकरी छोड़ के आया था ना बायोकॉन से, मेरे को पता ही नहीं था मेरे को क्या करना है। मेरे को सिर्फ ये पता था कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। मेरे को सुबह वैक्सीन डेवलपमेंट में भेज देते थे बायोकॉन में। सुबह जाता था मैं 9:30 बजे, मुझे 5 बजे लैब से बाहर आता था। मेरे को लगता था मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लग रहा ये। फिर भी मैंने 1.5 महीने किया और मैं रोज रियलाइज करता था कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मेरे को यही करना, मेरे को मजा ही नहीं। मैं 9:30 से 5 बजे तक क्या कर रहा हूं वहां पर। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो उसी टेम्पलेट पे गया, इंटर क्लियर करो, कॉलेज जाओ, कॉलेज से जॉब लगेगी, ओह इतने से अच्छा पैकेज लग गया, वो जॉब कर रहा हूं। पर मेरे को लगता था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों, ये कैसे करूंगा मैं इतने साल। बैंक बैलेंस तो जिस दिन सैलरी आती है उस दिन अच्छा लगता है, हाँ ये पैसा आ गया, मैं करूं क्या, मैं रोज वो काम कैसे करूं जिसमें मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। मैं आ गया छोड़ के नौकरी, घर पे बैठा रहा, पता भी नहीं चला कि नौकरी छोड़ के आया है। मेरे को खुद को नहीं पता था उस समय, एंड आई वॉज 22। मतलब 22 साल में मेरे को यह नहीं पता था कि मेरे को करना क्या है जीवन में। जो नौकरी जिसके लिए मतलब हमारे कैंपस से प्लेसमेंट में मेरे को पहली बार में जॉब मिला, पहले 5 में से मेरे को अच्छा पैकेज मिला। उसके बाद में 22, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग 23 तक मेरे को ये रियलाइज ही नहीं था कि मैं करूंगा क्या। सिर्फ मेरे को इतना पता था कि मेरे को ये नहीं करना है। तो आप तो 17-18 के हो यार, मेरे को तो 23 साल में नहीं मालूम था। और साइक्राइज मैं तो बता रहा हूं, और मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल है, एंड आफ्टर 10-12 इयर्स मैं यहीं पर हूं और मेरे को ये नहीं पता होता कि मैं आज किस गाड़ी में आऊंगा। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक सिंपल सा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 23 साल में मेरे को ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था मैं कि मेरे को करना क्या है जीवन में। और आज के टाइम में मेरे पास इतनी गाड़ियां पड़ी रहती हैं कि यार जो साफ हुई वो लेके आऊंगा आज। तो इससे मतलब 23 साल में तो शादियां कर देते गांव में। मैं तो ये फिगर ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे को करना क्या है जीवन में। तो टाइम और एज कभी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है कि यार किस समय रियलाइजेशन होना चाहिए। जल्दी हो जाएगा अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो कंफर्ट जोन बहुत मिल जाएगा। 23 साल तक तो मैं रोज जूझ रहा था। मैं से शाम को दीदी मेरे को रोना आता था कि यार मैं क्या करूं, कोई बिजनेस आ नहीं घर, क्या करूं, मतलब मेरे को क्या करना है। बट ठीक है, बट इवेंचुअली जब आपको लगता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता और लेट्स ट्राई दिस, तो फिर एक एनर्जी होती है जो आपको उस और अपने आप मोड़ देती है, क्योंकि आप करना। ऐसा कभी कोई चीज हुई है क्या, ऑनेस्टली बताना, जो आप ऐसे बहुत डेस्परेटली चाहते हो और ना कर पाए हो। डेस्परेटली मन है आइसक्रीम खाने का, डेस्परेटली मन है, कुछ भी करके बहाना बनाकर कुछ भी करके खा लोगे 1-2 दिन में। मैं बता रहा हूं, डेस्परेटली अगर किसी चीज को चाहा है ना आपने, वो आप करके ही रहोगे। रेयरली। अब वो उतना डेस्परेशन जरूरी नहीं है, वो सर मेरे फिजिक्स में नहीं आ रहा, वो डेस्परेशन मेरे को नीट में नहीं आ रहा। डेस्परेशन नीट में नहीं आ रहा मतलब उतना अंदर से साला निचोड़ ही नहीं है, वो आ रहा है अच्छी बात है नहीं आ रहा। आपने एक सिंपल सा एग्जांपल है, लास्ट के 2 सालों में या लास्ट के 6 महीने में लिख के देखना ऐसे कितना चीज था जो आपने डेस्परेटली चाहा हो। डेस्परेटली आपको, मेरे को ये फिल्म तो डेस्परेटली देखनी है, वो आप देखकर आए डेस्परेटली। हाँ ऐसा नहीं, हाँ यार चलते हैं यार देखते हैं, चल नेक्स्ट वीक ट्राई करते हैं, वो कहते हैं ना नेक्स्ट वीक देख लेंगे। इसका मतलब आप अंदर से इतना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, बोलने के लिए आपको पता भी नहीं चलता आधी टाइम तो कि आपका पेराइटल लोब और फ्रंटल लोब क्या चाह रहा है और आपका वोकल कॉर्ड क्या बोल रही, कुछ भी आधे टाइम तो आपको पता भी नहीं चलता क्या बोलते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो डेस्परेटली आप चाहते हो कि साला ये तो मेरे को करना ही है। वो हुआ कि नहीं हुआ? कोई ड्रेस लेनी हो दिवाली पे नहीं, कोई मतलब आप कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज रियलाइज करो जो आप डेस्परेट की सर ये तो मेरे को मतलब नहीं, इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं, वो हो जाता है। तो यही देखना है इस समय कि डेस्परेटली ऐसी कौन सी चीज जो आपको करनी है। और फिर नहीं हो, साल भर में नहीं हो, 2 साल में नहीं हो, 5 साल, इनफैक्ट 5 साल की जरूरत नहीं होती, 3 साल देखता है सिस्टम। एक सैंपल साइज आप निकालो तो एक फैक्ट ये है कि अगर आप किसी चीज को डेस्परेटली चाहते हो तो इट वुड टेक यू 3 इयर्स। इसलिए जो एक्चुअल में 10वीं 11वीं 12वीं जिन्होंने कितनी बेईमानी कर ली हो, जिन्होंने कितने गड्ढे खोद लिए हो, जिन्होंने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे सोच लिया कि मेरे को डॉक्टर ही बनना और कुछ नहीं है, वो 3 साल में एंट्रेंस क्लियर करते ही करते हैं। किसी इतिहास उठा के देख लेना दुनिया का,
इररिस्पेक्टिव कि उनकी 10th कैसे गई, इररिस्पेक्टिव उनकी 11th कैसे गई, इररिस्पेक्टिव उनकी 12th कैसे गई. If they were desperate to become a doctor, to clear an entrance, they took within those 3 years. 1, 2, 3, चौथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और ये किसी भी बिजनेस, हाँ कहते नहीं है किसी भी बिजनेस को 3 साल देने चाहिए. ये सुना होगा आपने घर में भी, वहीं पर भी, क्योंकि 3 ईयर इज दैट टाइम जिसमें क्योंकि आपको डेस्परेटली कोई चीज करनी है ना, तो सारी चीजों को सही बैठने में इतना समय तो लग जाता है और फिर वो फेल नहीं होती. यही अब ये आप लोगों को ये टाइम फ्रेम और ये, और अच्छा वो 3 सालों में नहीं हुई ना, तो 21 के हो गए, 21 के हो गए, 22 के हो गए, 23, जो भी आपका एज है 20 से 23 तक हो गया, और उस समय वो नहीं हुआ ना, वो डेस्परेशन नहीं आया, वो स्ट्रगल नहीं हुआ, वो नहीं सीखा, वो नहीं किया, तो इतनी खराब लाइफ होती है आप सोच भी नहीं सकते मिडिल क्लास वालों की. जब इस सड़कों पे जाना, यहां से घर जाते हो ना टैक्सी में या अपने बाइक पर, कितनी थड़ियां होती हैं, कितनी थड़ियों पे कितने लोग बैठे होते हैं, सिगरेट फूक रहे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं. यही दुनिया है उन लोगों की जिनको 3 साल में इतना डेस्परेशन नहीं दिखा, नहीं मिला, नहीं कुछ हुआ. ये सब थड़ियों पे बैठे रहते हैं. चाय की थड़ियां नहीं होती है, ठेले लगे होते हैं, टपरी. देखना कभी, ये दुनिया देखते नहीं हो, आदत ही, क्योंकि हम लोगों को मोमेंट बनाने नहीं आता. जब पढ़ने का समय होता है तब तो कुछ और सोच रहे होते हैं और गाड़ी में बैठ के पढ़ेंगे. मैंने कहा लोग वैन में आके पढ़ रहे होते हैं. क्या वैन में जाके पढ़ने से होता है मुझे बताओ? वैन चल रही है, आपका है ना मोमेंटम अलग चल रहा है, उस समय वो हिल रहा है, क्या अक्षर दिख रहे हैं आपको ऐसे, कैसे पढ़ सकते हो मुझे बताओ? उससे अच्छा है उस 15 मिनट में देख लो दुनिया क्या चल रही है, कौन से पेड़ नए उगे, क्या यार स्ट्रीट नहीं समझ रहे आप. यू आर नेवर इन द मोमेंट. तुम तो सिस्टम तुम्हारा अगेंस्ट है, तुम तो मोमेंट को भी अपने अगेंस्ट ही मनाते हो. जिस समय जो चीज करनी हो करनी नहीं है. सुबह आ रहे हो 7:30 बजे अच्छे मौसम में, तो एनवायरनमेंट को निहारना नहीं, उस समय तो दिमाग में कुछ और चल रहा है. पढ़ने बैठे तो कुछ और चल रहा है. मुझे बताओ वैन में ऐसे कैसे पढ़ सकते हो? ऐसे कैसे कौन पढ़ता? मैं और कितने जगह देखे मैंने, मैं निकला घर पे वैन में लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं. क्या होगा उससे? 3 जगह से उधर आवाज आ रही है, कैसे पढ़ लोगे आप मुझे बताओ? लेकिन वो पढ़ना है, कोई एक्टिविटी नहीं है. इससे अच्छा बात कर लो आपस में, टॉक थिंग्स आउट. क्लास खत्म होगी जब बात नहीं हो पाएगी, क्लास चालू होगी जब न्यूमेरिकल हो रहा होगा, जब बात आई, और यार तू सुन तो सही, वो कल तूने करा था क्या? अरे तुझे कल वो ब्रेक में पूछ लेता, तू कल शाम को ये करा, वो न्यूमेरिकल करते वक्त ही पूछना है. यू आर नेवर इन दैट मोमेंट. अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत सिंपल है और जो हम सही नहीं करते और भुगतते हैं, बहुत भुगतते हैं. ये है, ये इतने इनोसेंट और इतना सही सिस्टम है, फिर भी इनको एक फेयर है. इन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि सर बहुत जने डाउट पूछते हैं, मैं डाउट नहीं पूछती, मुझे पहली बार में सब समझ आ जाता है. मतलब दुनिया में इससे अच्छी चीज क्या होगी? लेकिन इसमें भी इनको डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. इससे चीज क्या अच्छी होगी? हम स्कूल में थे ना, तो मैं ऐसा बड़ा थोड़ा डेढ़ होशियार टाइप का था, और अभी भी मतलब. तो उस समय क्या होता था, हम लोग स्कूल खत्म होती थी तो मेरा एक गैंग था, उनको बुलाकर मैं ऐसे क्रिकेट खेलता था. 3 बजे से चालू करता था क्रिकेट खेलना. लोग आते थे 4:30 बजे, 5 बजे, और मेरे घर वालों ने मुझे डिसऑन कर लिया था. मेरा बच्चा ही नहीं हमारा ये. अरे हुआ है मेरे साथ ये पर्सनली, आई एम टेलिंग यू. मैं क्या करता था, 3 बजे खेलता था क्रिकेट, तो मेरा अपीयरेंस जो था ना, वो मतलब एक तो मेरी 8वीं कक्षा में मूंछ आ गई थी, और ऐसे आपने इमेजिन करो थोड़ा, आई नो मुझे ऐसे बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, लेकिन काले लोग होते हैं, उसको और काला करो आप, वैसा मैं था. तो एक बार क्या हुआ कि मुझे मालूम है ये पर्सनली मेरे साथ हुआ ये, और मेरा छोटा भाई था, तो मैं 3 बजे क्रिकेट खेलने, मैं शाम को आया 6:30-7 बजे. तो कोई गेस्ट आए हुए थे, तो मम्मी पापा ऊपर होंगे, तो मेरे को छोटा भाई ने बोला कि यार वो गेस्ट आए तो उनको पानी दे गया. तो मैं पानी दे के आ गया, वहां पर आया तो मेरा छोटा भाई आता है अंदर, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, छोटा भाई आता है. तो मेरे गेस्ट बोलते हैं कि ये कौन है? कि हमने नया लड़का रखा है, नया लड़का रखा है पानी देने के लिए मेरे सामने. आई वॉज देयर, माई ब्रदर सेज, और वो मान भी गए कि जो अपीयरेंस है इसकी, तो ये रखा ही होगा इसको.
इस घर का तो हो नहीं सकता, ये डॉक्टर का बेटा तो हो नहीं सकता ये। तो ऐसे बहुत दुख झेले जीवन में मैंने। फिर मैं खेलता था क्रिकेट शाम को। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, शाम को होता था क्रिकेट टाइम, 9th 10th 11th में हम लोग एक पार्क था, हम खेलते थे क्रिकेट। अब हमारे कॉलोनी में करीब 20-22 जने थे, उनमें से 18-19 तो मैं सबको ले आता था क्रिकेट खेलने। 2-3 बेटे आते नहीं थे, और मुझे पता था क्यों नहीं आते थे, क्योंकि वो शाम को ट्यूशन जाते थे। ये मैंने बता रखा है ना। तो वो आप सोचो, अब वो डर, वो हमारे और उनका रास्ता वही होता था, क्योंकि वो बीच में पार्क आता था और पार्क से होते ही क्लास में जाना होगा। और वो सिर्फ ये सोचते थे कि ये प्रथम नहीं मिला आज हमको, क्योंकि जैसे मिलता था मैं बोला इधर आओ। मैंने कहा जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं ही पूछा था, मैंने तुमको सुबह एक बार में समझ नहीं आया कि तू शाम को वापस वही चीज पढ़ने जा रहा है। तो मैं बता रहा हूं आपको, एक शर्म, सिर्फ टाइम्स कैसे चेंज हुए हैं। एक उस समय एम्बैरेसमेंट होता था कि यार लोगों को लगता था कि यार एक चीज जो सुबह पढ़ी उसको वापस पढ़ने शाम को जाना पड़ रहा है क्योंकि सुबह समझ नहीं आ रही। तो ये एम्बैरेसमेंट था। आज एम्बैरेसमेंट क्या है, अच्छा तू कोचिंग नहीं करा गया, तू कहीं नहीं जा रहा क्या। अच्छा, इसका प्रॉब्लम इसलिए मुझे नफरत किससे, स्कूल सिस्टम से, क्योंकि स्कूल सिस्टम्स हैव फेल्ड मिजरेबली। कोई नहीं पढ़ाता स्कूल में। अच्छा, पढ़ाना छोड़ो, कोई बताता भी नहीं है। आप मत पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि किताबों की बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो वही बता दो। आज भी मुझे ये शर्म आती है कि मेरे बच्चे भी जिस स्कूल में जा रहे हैं उसमें वही चीज पढ़ा रहे हैं जो 30 साल पहले हमको पढ़ाते थे। दुनिया कहां जा रही है, 30 साल और हम उसी को। और अभी भी हमारे घर में झगड़ा होता है कि यार वो पढ़ नहीं रहा। अरे मैंने कहा, वो 30 साल पहले मैंने पढ़ा था जो मेरे काम नहीं आया। हाँ, वो उसको पढ़ भी लेगा, नहीं पढ़ लेगा, क्या होगा फर्क, घूमने दे, मिट्टी में खेलने दो। द पॉइंट इज कि क्या चाहिए, किसी को नहीं समझ आ रही अभी तक। और हम तो साइंस स्टूडेंट्स हैं। मैं तो फिर बताता हूं, हमारी तो पेडिग्री अलग है दुनिया में यार। सबसे बड़ी चीज मतलब इंटेलेक्चुअली क्या है, नासा। भाई नासा से बड़ी इंजीनियरिंग चीज तो नहीं है ना। नासा जो कर रहा है वो तो, नासा इसरो ये जो काम कर रहे हैं ये तो हमको समझ भी नहीं आते। हमको ये पहली बार समझा है एल्गोरिथम से तो भी समझ नहीं आएंगे। तो वो नासा इसरो एक स्पेस इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग है। उसके बाद आईआईटीज, मेडिकल, मतलब हम लोग ग्रेड 2 ग्रेड 3 पर आते हैं। फिर आपके पास कॉमर्स, फिर आर्ट्स, फिर ह्यूमैनिटीज, ये ग्रेड बना रखे हैं, मतलब इंटेलेक्चुअली कि आपके आईक्यू के बेसिस पर आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। इसका ये मतलब नहीं कि ह्यूमैनिटीज बहुत खराब है, ह्यूमैनिटीज जबरदस्त है, जर्नलिज्म वो अलग चीज है, बट ग्रेड आपके आईक्यू के बेसिस पर ये ग्रेड बना रखा है। तो आप किस ग्रेड को बिलोंग करते हो, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में आते हो आप। यू आर नेक्स्ट टू इंजीनियरिंग, और उसके ऊपर स्पेस इंजीनियरिंग के नीचे हम ही आते हैं। तो जब हमको इतनी समझ नहीं है तो आपको लगता है कॉमर्स आर्ट्स और ये वाले कभी समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं है कि सर हम जिस जगह पर हैं, हम जिस कोर्स में हैं उसमें हमको ये ऐसा समझ ही नहीं आ रही। डेबिट क्रेडिट, हम में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी मेरे को पता है डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। 11वीं में कॉमर्स नहीं सिखाते, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सीए के एग्जाम में सवाल आते हैं, ये हमको हंसी आती है कि ये तो हमने नहीं भी पढ़ा तो भी हम कर लेते हैं। हाँ, तो डेबिट क्रेडिट पढ़ाते हैं 11वीं में, कॉमर्स में बड़े होगा आपने, तो डेबिट क्रेडिट तो आपको भी पता है। तो ग्रेड, आईक्यू के ग्रेड के बेसिस पर हम अच्छे ग्रेड पर हैं। तो हम एक सोफिस्टिकेटेड, एक टेक्निकल, एक हाईली इंटेलेक्चुअल चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, बट क्या फर्क पड़ा यार, कितना भाषण दे दिया मैंने है। और देखो आज है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आया था ना तो मेरे को ऐसे 2-3 बॉडी लैंग्वेज ऐसे गिरी हुई मिली, इसलिए वो मैं भावुक हो गया। चाय वैसे पी के आया मैं। लो लिखो, थोड़ा तो लिखो, कल चैप्टर खत्म कर लेंगे। अब लिखो यार। आज ही रहेगा, मतलब ट्रांजिएंट था ये। यही कहेंगे। ये देखो एक सिंपल एग्जांपल, बहुत बहुत
एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं जाऊंगा मम्मी मुझे ये करना है, ठीक है, अब इसमें क्या, इस सिचुएशन में क्या कमी है वो मैं बता रहा हूं। क्या कमी है? एक सिंपल एग्जांपल है, होमवर्क सर आपको करना है, आपको लग रहा है कि मुझे नीट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सर मैं एक साल प्रिपेयर कर लेता हूं, मैं नीट दूंगा, नहीं होता है, तो अब मुझे ये तो रियलाइज करना पड़ेगा मुझे क्या करना है। कोई कोर्स होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होगा, कॉमर्स में शिफ्ट होना होगा, जर्नलिज्म में जाना होगा, बायोटेक में जाना होगा, फार्मा सेक्टर में जाना होगा, कुछ तो जाना होगा। जो सेक्टर आप जाओगे वो करो। सबसे पहले होमवर्क क्या है? कौन कौन से कॉलेजेस कराते हैं? कौन पता करेगा? आप ही पता करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कॉलेजेस कराते हैं, उनके फॉर्म्स कब कब निकलते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उनका एंट्रेंस डेट्स है या नहीं है, किस बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। सारा बंडल तैयार करो, एक फाइल तैयार करो कि मुझे ये कोर्स करना है, ये कोर्स के लिए ये टॉप कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस की हिस्ट्री है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्म निकलता है, इस समय फॉर्म भरना है, ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है, पूरी फाइल तैयार है। अब जाके बात करो। मैंने साल भर मेहनत की, ये सिस्टम हुआ, ये मैंने करा, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, ये कोर्स मुझे लगता है अच्छा है मेरे लिए, इसमें मैंने पूरा स्टडी किया है, ये सारे कॉलेजेस हैं, ये फॉर्म्स आते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कौन मना करता है मुझे बता दो। आपके पास क्या होमवर्क है? आप तो हवा में बात कर रहे हो। मेरे को गाड़ी लेनी है, एक हम नहीं जाते बस में जाते हैं, उस पास में से एक निकलती है मर्सिडीज, और मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। क्या क्या, व्हाट इज योर प्रेपरेशन फॉर दैट? है ना, मेरे को लेनी है मर्सिडीज, तो मैं क्या बोलूंगा, या मेरे को मर्सिडीज लेनी है, कितनी लाख की है? 55 लाख की है। 55 लाख की है, अच्छा 55 लाख का है, मैं EMI भरूंगा इतना, तो मुझे हर महीने अगर मेरे पास इतना पैसा आ रहा होगा तो उसका इतना परसेंटेज मैं इस गाड़ी में डाल सकता हूँ। इतना पैसा मेरे पास भी है या नहीं है? अभी कितना आ रहा है? मैं और दूसरे तरीके से या पैसिवली और क्या चीज़ से ऐसा कर सकता हूँ? मतलब मेरे पास एक मेथड तो होना चाहिए ना। तो वो मेथड कहाँ है? आपको कोई चीज़ करनी है, वही तो बात है, डेस्परेटली करनी है कि नहीं करनी। मुझे डेस्परेटली गाड़ी लेनी है ना, तो मैं आई विल समहाउ फिगर इट आउट। बट इफ आई एम नॉट डेस्परेट, मैंने बस देखा, मेरा मूड हुआ, हो गया। वो नहीं होता, बॉटल होती है सॉफ्ट ड्रिंक की, सोडा की बॉटल, बिल आपका जीवन भी उस तरह से शुरुआत में फिज भर भर के फिज उफल रहा है, और फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद उसमें कुछ भी नहीं बचता। डोंट नेवर बी दैट सोडा बॉटल। ऐसे मैंने कहा ना, कुछ भी कंसिस्टेंटली होनी चाहिए हर चीज। जो 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 मजा पहले दिन आ रहा था वही आखिरी दिन आना चाहिए। मेरे को ईमानदारी से मजा आता है पढ़ाने में, जिस दिन नहीं आएगा ना उस दिन आऊंगा ही नहीं मैं क्लास में। मैं क्या करूंगा यहां पर आकर, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा। तो आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ, एंड नॉट ओनली आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट माई सेल्फ, आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट विद यू। जो मेरा मन नहीं है करने का वो मैं अच्छी तरह से नहीं करूंगा, अब मैं अच्छी तरह से नहीं करूंगा तो फिर मेरा तो नुकसान, जो बात की बात है, पहले तो नुकसान आपका हो रहा है, एंड हु एम आई टू नुकसान यू? देखो यार, ये मत करा करो जीवन में ना। मेरा एक उद्देश्य रहा है हमेशा से, 5 साल बाद जब आप मिलो मेरे से, क्योंकि ट्रांजिएंट, मेरे को कभी ये मजा ही नहीं है जीवन में। 5 साल बाद मिलो, 10 साल बाद मिलो, नहीं भी मिलो, कहीं पर हो, और उस समय याद करो कि हाँ यार वो व्यक्ति जो बात कह रहा था वो सही थी। इससे यही जीवन है। मतलब अगेन दैट इज व्हाट आई फील। 5 साल बाद जहीं भी आप बढ़िया जगह हो, कुछ सही चीज कर रहे हो, वो काम कर रहे हो जिसको आपको मजा आ रहा है, उस दिन आप रियलाइज करो कि हाँ यार ये बात ही तो सही थी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ मतलब मेरे को मजा नहीं आता। मजा भी ठीक है, अभी आप निकलोगे नहीं निकलोगे, आधे दुखी होगे, आधे समय बात शायद समझ भी पा रहे होगे या नहीं आ रहे होगे, इतना आपने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है। लेकिन व्हेन यू टर्न 22, 23, 24, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरे पास आज भी हर जितने MBBS कर ली, जो डॉक्टर्स बन गए, जो नहीं बने, जो एंटरप्रेन्योर्स बन गए, जिन्होंने अस्पताल खोल लिए, इतने सारे बच्चे हम लोग हर वीकेंड पे भी मेक श्योर की, मैं इसलिए नहीं आता, मैं इसलिए मुझे लगता है एकेडमिक 3 दिन बहुत है मेरे को अब। मतलब आई मेड श्योर, पहले मैंने जब पढ़ाना चालू करा था तो इट वॉज 5 days a week, मैं हमेशा सैटरडे संडे ऑफ रखता था। मैंने नहीं, आपको 7 दिन, मतलब मेरे को कुछ चीज़ें मुझे
पहले दिन से क्लियर है, मेरे को पता है मैं 7 दिन पढ़ाकर क्या फायदा कर लूंगा आपका। ऐसी ऐसी क्या चीज है जो मैं 5 दिन में नहीं बता सकता और आपको 2 दिन उसको रिवाइज करने के लिए चाहिए? भाई इवेंचुअली कौन, हर बार मुझे तो एक नफरत इन चीजों से है, वो नहीं कहते टीचर ये मेरे बच्चे सिलेक्टेड हुए बच्चे, अरे कौन से सिलेक्टेड हुए बच्चे, तुमने कौन सा सिलेक्ट करा दिया? अगर मेरे हाथ में होता सिलेक्ट कराना तो या तो मैं किसी को भी नहीं कराता या मैं सबको करवाता। टीचर को सिलेक्ट करवाता है क्या यार? कोई इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करवाता है क्या? सेलिब्रेशन ही तो धंधा है यार। आप सोचो धंधा यार क्या है ये? मैंने बताया, अच्छा मेरी वजह से इसके 360 आए, उसके 160 ही आए, और मैं उसमें क्रेडिट ले रहा हूं 360 का और 160 का नहीं लूंगा। अगर मुझे क्रेडिट लेना है तो मैं उन 10 बच्चों का जो निकले और बाकी 550, इतना शॉविनिस्ट, इससे खराब चीज नहीं है जीवन में कोई। आप क्रेडिट मतलब अगर इतना कैरेक्टर आपका स्ट्रांग है तो रियलाइज करो कि जो आप 5 जने निकले ठीक है, उन 500 की भी बात करो जो नहीं निकले। आई एम वेरी हैप्पी। मैं हर बार ही कहता हूं मुझे शर्म आती है, लेकिन मतलब आप लोगों को लगता है शर्म आती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब नहीं होता एंट्रेंस में। लेकिन अब अगेन आप ट्विस्ट मैं कर रहा हूं वर्ड्स, नहीं, लेकिन आपने जिस दिन रियलाइज कर लिया कि साला करना क्या है, निकल गए यार, वो तो वैसे ही निकलने थे। आप भी समझ रहे, जिसके AR 4 आनी थी वैसी, उसको पहले से पता था उसमें मेरा क्या योगदान। आप मेरा योगदान सिर्फ उनके लिए है जिनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि क्या करना था। जिसका AR 4 आ रही है, जिसके AR 4 तो पहले से रियलाइजेशन था। अल्लाह बेवकूफ बनाते सारे संस्था ने, हमारे पहले 50 में से 30 हमारे हैं। अल्लाह 1 लाख जने तो पढ़े थे तुम्हारे यहां, कोई बात 1 लाख पढ़ते हैं कोटा में, एलन में 200 निकल गए, साला कितने नहीं निकले। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, सब बढ़िया है, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह अच्छी बात, वो नहीं करा उसको ऐसे सेलिब्रेट, ऐसे मत बताओ कि यो हमने ही किया। ये भी बताओ हमने कितना नहीं भी किया। या तो ऐसे करो हमने इतना किया, हम इतना नहीं कर पाए। ये क्या होता है हमने ये किया? ये आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मुझे बहुत लोगों ने बोला था, आज मेरी सेलिब्रेशन हुई थी, जब आप नहीं आते, मैं क्या होगा उससे क्या हो गया? द पॉइंट इज, डिड यू एक्चुअली रियलाइज? वो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ और रियलाइजेशन, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग डेवलप करना, इंजॉय करना, स्ट्रगल करना, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब बेमानी है। मैं फिर बता रहा हूं, सब बेमानी है। अब शॉर्ट लिव, ट्रांसिएंट, सुबह तक था, शाम तक रहा, अगले दिन तो ध्यान ही नहीं रहा, 3 दिन बाद भूल ही गए। आप देखो 3 दिन बाद आप किसी चीज को भूल रहे हो, यू वर नॉट दैट डेस्परेट, यू वर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो चीज। जिस चीज के लिए आप उस दिन रोए, हफ्ते भर बाद तो फर्क भी नहीं पड़ा, तो आप नहीं हंसते अपने, यार क्या फालतू ही रोया मैं उस बात पे। तो यार आप खुद पता, और जब आप रो रहे थे तो दिस इज द एंड, मतलब, और 15-20 दिन बाद तो ऐसे लाइक हाँ मतलब। और ये बता रहा हूं, ये आदत बहुत खराब चीज है, मतलब खराब और अच्छी दोनों है। अगर आप सही चीजों पे है, अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ चीज बढ़िया कर रहे हो, वो आदत बन जाती है। और कंसिस्टेंटली कुछ चीज खराब करते हो तो वो भी आदत बन जाती है। और सबसे खराब आदत है शौक का मर जाना। और ये हमारे साथ धीरे धीरे होता रहता है। 4th 5th में होता है तो हम लोग क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, पायलट भी बनना चाहते हैं, साथ से साथ एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। फिर 8वीं 10वीं तक आता है कि नहीं यार इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, एक ही है, 2 ही कर सकते हैं, 3 ही कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर 17-18 में होता है फॉरेन दुनिया ट्रैवल करनी है, दुनिया देखनी है, हर स्ट्रीट फूड का क्यूजीन खाना है। पर 25-26 में जब 15,000 महीने के आ रहे होते हैं तो वो शौक ही मर जाता है कि कभी फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो आपका शौक मर रहा है क्योंकि आपने रियलाइज ही नहीं किया वो चीज, और वो भी आदत बन जाता है। फिर आप भले रूडली कहोगे नहीं मेरा मन ही नहीं है, क्या मन, मतलब था पहले ना, लेकिन अब नहीं रहा। अब वो खाते हैं, अरे शुगर है, तो पहले कंसिस्टेंटली ध्यान ही नहीं दिया। कंसिस्टेंटली ध्यान दिया होता, लिमिट खाया होता, वर्कआउट किया होता, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बीट फूड, बीट योर प्रोफेशन, बीट योर करियर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ऐसे कंसिस्टेंटली सही की होती। और सिर्फ इसके लिए कोई वो रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए कि कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला आपको पता चल गया तभी आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। नहीं, सिंपल चीजें सही तरीके से रोज करनी है।
हैविंग एन ऑड डे आउट, कि हाँ यार आज नहीं पढ़ा, नहीं किया, मन नहीं था, फिर कल किया, फिर परसों किया, फिर किया। हम उल्टा करते हैं, संडे को टेस्ट होता है, फ्राइडे सैटरडे पढ़ते हैं 12-12 घंटे। उसका क्या फायदा है 12-12 घंटे उस 3 घंटे के लिए देना पेपर के लिए, जो वैल्यू नहीं रखता किसी चीज का। फिर मंडे ट्यूसडे भूल जाते हो कि वो पढ़ा भी था टेस्ट के लिए। यही तो कर रहे हैं अभी हम। टेस्ट से पहले तो पढ़ते हो, क्योंकि आपका उद्देश्य नंबर लाने का है उस टेस्ट में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आधे लोग वो भी टेस्ट नहीं देते कि क्यों, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। प्रिपरेशन किसके लिए? नंबर लाने के लिए दे रहे थे टेस्ट। पहला 50 बताया मैंने, टेस्ट देने का उद्देश्य अलग है। 50 में बताया कि टेस्ट मत छोड़ा करो, दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर आ रहे हैं। फिर बोलते नहीं सर घर पे नंबर जाते हैं, फिर घर वाले पूछते तो इतना कंफर्टेबल रहो, बोलो कि नहीं पढ़ा। पर मैं ये इसलिए देखने गया था कि मुझे पता चले कि मैं पूरा पेपर कितना कर पा रहा हूं, मैं पहले क्या अटेम्प्ट करूं। साल भर निकल जाता है, फिर जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम होता है उस दिन यही समझ आता है पहला फिजिक्स अटेम्प्ट करूं, पहला केमिस्ट्री करूं, पहला बायोलॉजी करूं। आधे लोगों को ये नहीं पता होता, फिर पूछते हैं लास्ट के 10 दिनों में कि सर पहला अटेम्प्ट क्या करें। तो तुम साला 100 टेस्ट तुमने साल भर में दिए, झक मारे थे उस समय, तुमने यही पता नहीं किया कि मुझे पहले क्या अटेम्प्ट करना है। पहले 10 पेपर में पहले केमिस्ट्री करो, पहले 10 में फिर फिजिक्स करो, पहले 10 में बायो करो। 30 टेस्ट को सैंपल बना के देखो कि मैंने सबसे अच्छा किस में किया, मेरा टाइम सबसे ज़्यादा किस में बचा, मुझे किस में फाइट नहीं करना पड़ा टाइम के अगेंस्ट, उसको इंप्लीमेंट करो। पता नहीं क्या कर रहे हो, क्योंकि करना यही है ना। मेरे को नहीं करना ये काम, आपको तो यही करना है। आप इसीलिए बैठे हो यहां पर, इसीलिए पैसा दिया है इन चीजों में। अभी तो आपके सारा एनर्जी रिसोर्सेस इसी के लिए लगी हुई है। अब ये मत बोलना कि सर मैं तो अभी खड़ा कर लूंगा शाम को पेन और बोल दूंगा घर जाके मेरे को तो नहीं करना। अब नहीं होता वो बीच में टाइम ऐसा। अभी सारा रिसोर्सेस, सारा टाइम, सारा इन्वेस्टमेंट, सारी एनर्जी अभी आपका मे के लिए ही है। अब जो भी कोई चीज होगी वो मे के बाद होगी, क्योंकि अभी तो आपकी एनर्जी, अभी आपका टाइम, अभी आपका पैसा सब इसी चीज के लिए दे रखा है। तो इसमें एंजॉय करते हुए, मेहनत करते हुए, कैरेक्टर बिल्ड करते हुए इस पे मेहनत करो। सिलेक्शन नहीं होगा तो ये जो बैगेज है ना, कंसिस्टेंसी का, इंटेग्रिटी का, ऑनेस्टी का, डिसिप्लिन का, ये बैगेज आपके पास पहले से होगा तो कोई भी नई चीज करोगे ना तो उसमें ये एड ऑन काम करेगा। इसलिए कैरेक्टर काम का है। लेकिन साल भर में बेईमानी की, झूठ बोला, गलतियां की, सीख भी नहीं ली तो कुछ नहीं लिया जीवन में। बुरी आदतें डल गई और वो बुरी आदतें फिर इसमें सफल नहीं होगे तो कहां पे सफल कर देगी आपको वो बैगेज, और कहीं आपको मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने कैरेक्टर के नाम पे तो आपके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो एंट्रेंस क्लियर करवाएगा आपको। वो एंट्रेंस नहीं भी क्लियर करवाएगा तो इतना सिस्टम आपके पास स्ट्रांग, आपकी स्पाइन इतनी स्ट्रांग रहेगी कि कहीं पर भी, और क्योंकि काम तो यही आने ये सारी चीजें, और ये साल भर में यही चीजें डेवलप नहीं की तो फिर क्या लेके जाओगे पास में? फिर तो इसलिए लोग कहते हैं ना सर हमारा साल भर वेस्ट हो गया। ये पता है पहले बहुत बड़ा था, क्लियर किया एंट्रेंस, किसी के 550 नंबर आए, 570 नंबर आए, अच्छी मेहनत की, फिर आते हैं, फिर कोई पूछता है, बोलते क्या हुआ सर इसका साल खराब हो गया। कितना गलत स्टेटमेंट है ये। साल तब खराब होता है जब आपने मेहनत नहीं की। साल तब खराब होता है जब आपने कंसिस्टेंटली कुछ एफर्ट नहीं डाला, जब आपने नए कैरेक्टर्स नहीं डेवलप की, तब साल खराब होता है। सर मेरी औकात मैंने पहले 400 थे, अब 500 पे पहुंचा, तो ये तो अपग्रेडेशन है ना। तो साल कैसे खराब हुआ? साल तभी खराब होता है, याद रखना। फिर इतने एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है जीवन में कभी भी, किसी के सामने भी। दिस इज योर लाइफ, ठीक है ना। यू फेल्ड, एक्सेप्ट इट, हाँ आई फेल्ड, यू सक्सीडेड। कभी एम्बैरेस नहीं होना किसी के सामने जाकर, ऐसे शर्म नहीं रखनी आंखों में। शर्म तब रखना जब गलत काम करो, जीवन में गलत काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तब शर्म रखना। और दुनिया में हर आदमी यही है कि जो जितना बेईमान होता है उतना सीना चौड़ कर खड़ा करके घूमता है। इसलिए कोई पॉलिटिशियंस काम के नहीं होते। दुनिया के किसी पॉलिटिशियन ने दुनिया में किसी वैल्यू ऐड नहीं किया आज तक, रिकॉर्ड है। वो लीडर्स ने किया है, फिलोसोफर्स ने किया है, स्कॉलर्स ने किया है, साइंटिस्ट ने किया है, एंटरप्रेन्योर्स ने किया है। किसी पॉलिटिशियन ने दुनिया का आज तक भला नहीं किया। करते ही सब उल्टे काम है वो। और आधे ज़्यादा पॉलिटिशियंस नेचुरल डेथ भी नहीं मरते। अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, वो सब बात की। द पॉइंट इज, जीवन में शर्म तभी करना, आंख तभी नीचे करना, या आंखों से आके तभी मत मिलाना जब कोई गलत काम किया हो। नहीं तो क्या है, सर कोशिश की 10 नंबर ही आए, माइनस में आए, घबराना क्या? सर मैं पेपर ये देने गया था कि मैं कितने तुक्के मार सकता हूं। क्लैरिटी तो है,
क्लैरिटी ऑफ थॉट थी सर, मैं नहीं पढ़ के गया, मुझे देखना था मुझे कितना आता है। तो साला नेगेटिव ना कोई, आप मुझे बताओ कोई सामने वाला क्या बोल देगा आपको? वो बेवकूफ, कौन बेवकूफ लगा उस समय जो जाके बोला सर मैंने नहीं पढ़ाई की थी, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने चैप्टर याद था, मैं सिर्फ ये देखने गया था कि मेरे को कितना याद आता है। 50 सवाल थे, 30 करके आया, 5 सही हुए, 25 गलत हुए, माइनस में नंबर आए। आप खुद बोलोगे यार, मतलब क्या प्रॉब्लम है इस चीज में, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम थी इस चीज में? दुनिया को तो जज करना है, ओह -25, माइनस है, इधर इधर तक माइनस है, वो क्या करेंगे जीवन में? उनका कुछ होगा? आपको लग रहा है वो गुच्छा जो माइनस नंबर पे हंस रहा है उनका कुछ होगा? उनको पता ही नहीं है। जो फेलियर्स पे हंसते हैं ना, वो कभी आगे वैसे ही नहीं बढ़ सकते। तो जो फेलियर पे हंस रहे हैं, उनको उनका कैरेक्टर कितना हॉलो है, कितना शैलो है कि उनको यही नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं। तो हमको वो हिस्सा नहीं बनना है। मदद कर लो, अच्छे दोस्त बनाओ, मेक गुड फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप काम आती है आगे यार। 4 इतने अच्छे दोस्त बनाओ कि आगे काम करना पड़े साथ में, कोई बिजनेस चालू करना पड़े साथ में करो, एडवाइस लेनी हो सजेस्ट करे, सही एडवाइस दे, मदद कर दो, किसी को समझ नहीं आ रहा उसको मदद कर दो, अच्छे काम, मतलब अपने आप को अच्छा मिलेगा। और तो बायोलॉजिकली प्रूवन है चीजें, सेरोटोनिन, डोपामिन, फिर आप पढ़ते रहते हो ना, फिर यही तो है और क्या है। हेल्प समवन आउट, उसको बता दो चीजें अच्छे, मतलब ये, क्योंकि ये सब ये रिलेशनशिप काम आएगा। मेरे एक वो थे स्टूडेंट, मैंने बताया 4 जने जिन्होंने अस्पताल चालू करा था, 10 से 11 में 4 स्टूडेंट्स आए गांव से, बोले सर हमको तो नीट पीट नहीं करना है, हमको तो वो नाटा सर से पढ़ना था, इसलिए हमको घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया। क्योंकि उनके जो मैंने जब पढ़ाना चालू करा था ना, तो मैं नीट के साथ साथ ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स के मैं भी पढ़ाता था। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाना चालू करा था तो मेरे से बड़े लोग थे। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 23 24, तो वहाँ पे सब 26 27 28 के आते थे। तो उनके सेकंड ग्रेड में मतलब हो गए थे, तो वो उनके पेरेंट्स ने इनको भेजा कि तुम जाओ। तो मेरे पे आके बोलते सर हमको जबरदस्ती भेज तो दिया है घर वालों ने, नीट पीट हमको करनी है नहीं। हम 4 दोस्त हैं, चौथी क्लास से दोस्त हैं, चौथी कक्षा से हम 4 दोस्त हैं, और सर गांव में अस्पताल खोलना है। तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप इतनी बायोलॉजी पढ़ा देना हमको कि हमको इतना पता चल जाए कि हाँ भाई कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा हमको, ठीक है। 12वीं में उनके किसी के 60 बने, किसी के 70 बने, 80 बने, नीट वीट किसी ने दिया है नहीं दिया पता नहीं, किसी के 100 नंबर कुछ भी आए। दे हैव दिस हॉस्पिटल इन जेतारन, बढ़िया हॉस्पिटल है, डॉक्टर को रिक्रूट करते हैं और क्या मजे कर रहे हैं जीवन में। तो 11वीं में उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट, डिसीजन मेकिंग, कि हमको सर पता है क्या करना है। 4 दोस्त चौथी क्लास से, एम्पायर क्रिएट कर लिया अब तो। अरे यार समय हो गया, चलो धन्यवाद।